चैप्टर 21। यू लियान लुओक्यू पूरी तरह से क्रोधित था। तुम अब तक मेरे साथ खेल रहे थे क्या? मैं जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। तुम ही बातचीत करने की कोशिश कर रही थी मिस लियान। मेरी कीमत शुरू से ही 1000 टेल सोने पर तय की गई थी। मैं उलझन में हूँ। मुझे लगा कि कई युक्सी ने तुम्हें ये बताया है। लियान लुओक्यू गुस्से से कांप उठी, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। युवा भगवान जिया, किसी को भी अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं काटना चाहिए। मिस लियान, भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर तुम हमसे नहीं खरीदती तो कोई बात नहीं, हमें वैसे भी नुकसान होने वाला था। लेकिन बात यह है, तुम्हारा क्या तुम नुकसान उठा सकती हो? और हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती? क्या 3 लियांग प्रति 1000 टेल सोना अभी भी आपके लिए लाभदायक है? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, मैं भी बुनियादी अंकगणित जानता हूँ, तो मैं ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगा। 3 लियांग रेशम प्रति 1000 टेल सोना, और उसके ऊपर चालू वर्ष के ब्याज का 70% ऋण माफ। क्या? लियान लुओक्यू दंग रह गया। असंभव। 1000 टेल सोना अभी भी प्रबंधनीय है, लेकिन इस वर्ष के लिए ऋण माफ, ये भी प्रबंधनीय है। जहां तक इसे कैसे करना है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, जिया हाओ ने बेपरवाही से कहा। युवा भगवान जिया, आप सूर्य की तरह पुण्यवान और बुद्धिमान विद्वान हैं। क्या आपको एक महिला को कुछ छूट नहीं देनी चाहिए? लियान लुओक्यू ने जिया हाओ को खुश करने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में कहा। ओह, मुझे लगा कि मैं एक नपुंसक आदमी हूँ और तीसरे राजकुमार ली युआन के साथ मेरी तुलना नहीं की जा सकती। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन वह मुस्कान खंजर के वार जैसी थी। लियान लुओक्यू का चेहरा सख्त हो गया। युवा भगवान जिया, ये सिर्फ एक हानिरहित मजाक था। मैं भी यहाँ एक हानिरहित सौदा कर रहा हूँ। युवा भगवान जिया, मुझे ईमानदार होने दो। लियान लुओक्यू ने जिया हाओ को देखा। आप एक लिव इन दामाद हैं, जिसने कई यिक्सू की ढाल बनने के लिए कई परिवार में शादी की है। आप सिर्फ एक ढाल हैं और कुछ नहीं। आप उनके लिए इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? कई यिक्सू ने कभी भी एक गुणी पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। आपको ये कैसे पता चला? जिया हाओ को मजा आया। अन्यथा आप जू चेनलान के साथ नहीं सोती। ओह, लगता है मिस लियान मुझ पर नजर रख रही हैं। ये बात नहीं है। लियान लुओक्यू ने जिया हाओ को देखा। कई परिवार पहले से ही अपने अंतिम चरण पर है। भले ही कुलपति कई मजिस्ट्रेट बन गए हों, लेकिन शाही परिवार की शक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं था। और वर्तमान शाही परिवार कई परिवार के प्रति अनुकूल नहीं है। मुझे शाही परिवार की परवाह नहीं है, आप देखते हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। किसके पास अधिक शक्ति है? ग्रेट यान के शाही परिवार के पास, या खुद सम्राट के पास? तो सिर्फ इसलिए कि सत्ता में कुछ लोग कई परिवार को पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे बर्बाद हो गए हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, यंग लॉर्ड। लियान लुओक्यू की आवाज पूरी तरह से शांत थी। किसी को केवल विजेताओं का पक्ष लेना चाहिए, और मेरा विश्वास करो, कई परिवार जल्द या बाद में बर्बाद हो जाएगा। लोग विजेताओं के लिए जा सकते हैं मिस लियान, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो लोगों को विजेता बनाता है। जिया हाओ मुस्कुराए। और मेरा विश्वास करो, चूंकि मैं कई परिवार के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मैं इसे हारने नहीं दूंगा। बहुत अच्छा। लियान लुओक्यू ने उठते हुए ठंडी मुस्कान दी। युवा विद्वान की मृत्यु देखना दुखद होगा, युवा स्वामी। मुझे लगता है कि आपने सौदा पक्का कर लिया है। जिया हाओ मुस्कुराए। शुक्र है, मैं अपने साथ शाही अनुबंधों की एक जोड़ी लेकर आई हूँ। चलो अभी हस्ताक्षर करते हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय लियान लुओक्यू का शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो रहा है। आखिरकार वह न केवल कई परिवार को 3 गुना लाभ दे रही है, बल्कि उसे उनके ऋण की वार्षिक ब्याज राशि को भी कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। जितना हो सके उतना आनंद लो। जल्द ही मैं कई परिवार के खंडहरों पर हंसूंगी। और तुम, जिया हाओ, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें विदा करूंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक भी चीज गलत नहीं थी, और कई परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। हालांकि जिस क्षण कई यिक्सू ने एक यादृच्छिक नश्वर विद्वान से शादी की, सब कुछ बदल गया। कई परिवार अचानक से बढ़ रहा था, और कई परिवार के तौर तरीके काफी बदल गए थे। लियान लुओक्यू को पता था कि यह कोई और नहीं बल्कि जिया हाओ था। हालांकि वह समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा कैसे कर पाया। भूत की लपटें, शाप, ये सब बकवास है।
हमें बस सबूत जुटाने की जरूरत है और कई परिवार खत्म हो जाएगा। तो मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा, मिस लियान। लियान लुओकियो उसके जाते ही ठंडे चेहरे के साथ उठ खड़ी हुई। ले लो, जितना पैसा चाहिए ले लो। अंत में ये हमारे पास वापस आ जाएगा। जिया हाओ, कई इक्सू, तुम्हें पछतावा होगा। लियान लुओकियो के जाने के बाद कई इक्सू कमरे में दाखिल हुई। वह बहुत नाराज थी। मुझे आश्चर्य होता अगर वह नाराज न होती, जिया हाओ ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। लेकिन बीवी, वह लड़की तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है? हाँ, मैं कैसे कह सकती हूँ, कई इक्सू ने बैठते हुए आह भरी। लियान लुओकियो वह व्यक्ति थी जिसके साथ मैं बड़ी हुई। सुंदरता, प्रतिभा, शिष्टाचार और बुद्धिमत्ता के मामले में हमने हमेशा एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश की। वह एक महत्वाकांक्षी महिला है और मैं इसके लिए उसकी प्रशंसा करती हूँ। उसकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जो उसे महत्वाकांक्षी होने के लिए मजबूर करती हैं। ये 3 साल पहले हुआ था। हम राजधानी में थे, एक शाही भोज में भाग ले रहे थे। तीसरे राजकुमार ली युआन ने मुझे देखा, जिसने उनकी नज़रों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लियान लुओकियो हमेशा ली युआन की प्रशंसा करती थी। जब उसने देखा कि ली युआन मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो वह ईर्ष्या करने लगी। ली युआन का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने मुझे अपमानित करने की कोशिश की। हालांकि ये जल्दी ही उसके लिए उल्टा पड़ गया। कई इक्सू ने आह भरी। राजकुमार ली युआन ने सोचा कि लियान लुओकियो मेरा दुश्मन था, इसलिए अगर वह उसे नुकसान पहुंचाता है तो मैं खुश हो जाऊंगी और उसके साथ बाहर जाऊंगी। और उसने कुछ ऐसा किया जिससे लियान लुओकियो को सबके सामने अपमानित होना पड़ा। क्या जुनूनी औरत है। जिया हाओ खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाई। और वह कमीना ली युआन, मुझे शक है कि वह कोई और है सिवाय एक अच्छे इंसान के। वह अच्छा नहीं है। कई इक्सू ने अपना सिर हिलाया। हालांकि क्राउन प्रिंस के बाद ली युआन सबसे मजबूत राजकुमार है, जो घास के मैदानों की रक्षा करने के लिए सैन्य शक्ति रखता है। फिर से शाही परिवार के संघर्ष है ना? जिया हाओ खुश हो गई। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पत्नी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अभी के लिए सभी गांव वालों को बुलाओ और उन्हें बताओ कि हम उन्हें शुरुआती कीमत से 20% अधिक देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी खाद्य दुकानें भी कल खुलने वाली हैं। गांव वालों से कहो कि वे इस बात को फैलाएं। जिया हाओ ने कई इक्सू से भविष्य की योजना के बारे में बात की। कई इक्सू ने सिर हिलाया क्योंकि वह सब कुछ समझ गई थी। वह उठकर चली गई क्योंकि उसे बहुत सारा काम करना था। हालांकि लियान लुओकियो की एक बात अभी भी उसके दिल में चुभ रही थी। क्या मैं उसे वैवाहिक सुख नहीं दे सकती? जब खबर फैली तो गांव वाले खुशी से झूम उठे। इस बार कई परिवार ने एक बार में ही बचा हुआ सारा रेशम खरीदने का फैसला किया। वे अपने गांव वापस जाने और अपने पास मौजूद सारा सामान लाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। शाम को सिल्कवर्ड चैम्बर्स के व्यापारी आए और अनुबंध के अनुसार सारा सामान खरीद लिया। साथ ही उन्होंने कई परिवार को कम ब्याज दर पर ऋण दिया, जिसे जिया हाओ ने तुरंत चुकाने पर जोर दिया। ऋण लेने के कई फायदे बताए जा सकते हैं, लेकिन जिया हाओ के दृष्टिकोण से ऋण लेना मुसीबत मोल लेने के समान है। स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए ऋण लेने से बेहतर है कि एक दिन भी कुछ न खाया जाए। शहर के राजा के पहरेदार आग की घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराने आए थे। हालांकि किसी के शामिल होने का कोई सबूत नहीं था। कई युनहाई ने जवाब दिया, चिंता मत करो ससुर जी, आप उचित जांच कर सकते हैं। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा किया। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। लेकिन तुमने ये कैसे किया? मैंने नहीं किया, मजिस्ट्रेट कहे। मैं कैसे जान सकता हूँ? ये सुनते ही कई युनहाई के होंठ फड़क उठे। ली रॉ ने ठहाका लगाया। मेरे दामाद का दिल बहुत काला है। लेकिन वैसे भी ब्याज चुकाने और किसानों को उचित पैसा देने के बाद हमें कितना मिलता है? सास, आप क्या सोचती हैं? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमें इन सब के बाद 500,000 सोना मिल जाए तो यह एक अच्छा मुनाफा होगा। कई युनहाई ने बड़बड़ाया, ससुर जी, क्या आप बहुत कम नहीं सोच रहे हैं? जिया हाओ ने ठहाका लगाया। सब कुछ होने के बाद कई परिवार को 1.5 मिलियन टेल सोना मिला। क्या? ली रॉ और कई युनहाई ये सुनकर चौंक गए। क्या तुम सच कह रही हो? ली रॉ ने जल्दी से पूछा। सास जी, क्या मैंने कभी आपसे झूठ बोला? जिया हाओ ने मुंह बनाया। उनका फायदा न उठाना बुरा होगा उनके स्टॉक चलने के बाद, है न?
क्या आपने सिल्कवर्ड चैम्बर्स को दिए गए लोन के ब्याज की गणना की? और ससुर जी, मैंने सब कुछ गणना कर लिया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप सिल्कवर्ड चैम्बर्स द्वारा भेजे गए सोने की नावों और सोने के बिलों के बक्से की जांच कर सकते हैं। हे भगवान, मुझे लगता है। हालांकि कई युनहाय एक सख्त आदमी था, फिर भी वह अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए अपनी कनपटी को रगड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। हे पति, ऐसा लगता है कि मैंने शर्त जीत ली है। ली रॉ ने एक शर्मीली मुस्कान दी। ये सुनते ही कई युनहाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शर्त? जिया हाओ उलझन में था। ठीक है, हमने शुद्ध लाभ के बारे में शर्त लगाई थी। पति ने कहा कि यह 500,000 टेल सोने से अधिक नहीं होगा, जबकि मैंने कहा कि यह लगभग 1 मिलियन टेल सोने का होगा। और हारने वाले को एक रात के लिए विजेता की बात माननी होगी। मेरा मतलब है, एक दिन के लिए। जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाई, क्योंकि उसने ली रॉ के चेहरे पर विजयी मुस्कान और कई युनहाई के चेहरे पर हल्की लाली देखी। क्या बकवास है, उन्होंने क्या शर्त लगाई? वैसे भी सास, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ, हाओ अब न्यू परिवार मर चुका है, हमें बस आग को हवा देनी है। चाहे कुछ भी हो, हमें मौका मिलते ही अपने दुश्मनों को कुचल देना चाहिए। तुम सही हो, मैं इस बारे में देखूंगा। ली रॉ ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि तुम कल रेस्तरां खोल रहे हो। हाँ सास, अपने साथ कुछ गार्ड ले जाओ और उन्हें कर्मचारियों के रूप में भेष बदल दो। तुम्हें पता है, रेस्तरां में कुछ परेशानी हो सकती है। सास समझदार हैं। जिया हाओ मुस्कुराया। ठीक है सास, मैं विदा लेता हूँ। जब वह चला गया, कई युनहाय एक आह भरते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लानत है, ये सोचना कि हम इस तरह से इतना पैसा कमा लेंगे। और क्या बताऊं, इतने सारे गार्ड भेजने और सभी से पूछताछ करने के बाद भी किसी को भूख की आग का कारण नहीं पता चला। क्या ये बेहतर नहीं है? ली रॉ ने पलटवार किया। मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यारा दामाद वहां जाए। जेल? लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहते कि उसने ऐसा कैसे किया? कई युनहाई खुद को रोक नहीं पाए और आग्रह किया। शहर के स्वामी ने साइट का परीक्षण करने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु को भी बुलाया। उस क्षेत्र में कोई राक्षसी क्यूई या आध्यात्मिक क्यूई नहीं थी, इसलिए ये किसी राक्षस या ताओवादी तकनीक के कारण होने की संभावना से इनकार किया जा सकता है। इसलिए यह एक पूर्ण रहस्य है। युनहाई, ऐसा लगता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो। ली रॉ ने आखिरकार कहा। बस छोड़ो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? इसके अलावा यह मत भूलना कि मैंने आज शर्त जीती है। ली रॉ ने कई युनहाई की छाती पर अपनी उंगली रखी। तो आज रात मैं शीर्ष पर रहूंगी। चुप रहो औरत, कई युनहाई ने चारों ओर देखते हुए शर्माते हुए कहा। क्या होगा अगर कोई हमें सुन ले? तो क्या? ली रॉ ने नाक सिकुड़ी। मैं कई परिवार की महिला हूँ। मुझसे ऊपर बात करने की हिम्मत कौन करता है? कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि जनरल कई युनहाई, जो युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों के लिए मौत का एक भयानक दूत हुआ करता था, अपनी पत्नी के सामने इतना विनम्र था। महिलाएं वास्तव में डरावनी प्राणी होती हैं। कई इक्सू सभी कामों को संभालने में व्यस्त थी। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना काम नहीं कर सकती। जिया हाओ ने अपनी नाक के नीचे रगड़ा, क्योंकि उसने देखा कि कई इक्सू कितनी व्यस्त थी। हालांकि वो पूरे उत्साह के साथ काम कर रही थी। जिया हाओ को लगा कि उसकी पत्नी कुछ भी संभाल सकती है। और हाँ, मुझे कुछ और काम भी करने हैं। पूरा शहर गपशप से गुलजार था। न्यू परिवार की आग की घटना के बारे में अफवाहों ने नागरिकों के बीच अराजकता पैदा कर दी। बहुत से लोग थे जिन्होंने भूत की लपटों को उड़ते देखा था, इसलिए किसी ने इसे कोई धोखा मानने की हिम्मत नहीं की। न्यू परिवार के कर्मचारी पहले ही चले गए। उनमें से अधिकांश इसलिए चले गए क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, और न्यू परिवार निश्चित रूप से उन्हें दैनिक मजदूरी नहीं देगा। और अन्य नौकर इसलिए चले गए क्योंकि एक अफवाह फैलने लगी थी। न्यू परिवार ने देवताओं और भूतों को नाराज किया और उनके परिवार को शाप दिया गया। अन्यथा ऐसी घटना अचानक कैसे हो सकती है? हालांकि कई इक्सू ने इस मौके का फायदा उठाया और उन सभी कर्मचारियों को भर्ती किया। सबसे पहले, हालांकि न्यू परिवार एक कुलीन परिवार है, लेकिन पहले के दिनों में तंग बजट के कारण उन्हें नौकरों की संख्या कम करनी पड़ी। दूसरा, जिया हाओ ने प्रस्ताव दिया कि कच्चे माल को बेचने के बजाय उनका उपयोग माल बनाने और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचने के लिए करना बेहतर होगा। कई परिवार के कर्मचारी कपड़ा बनाने के काम में माहिर हैं, इसलिए कई इक्सू उन्हें सामान्य नौकरों के रूप में इकट्ठा कर रहा है।
भविष्य में अगर कई परिवार कपड़ा बनाने का व्यवसाय शुरू करता है तो इन नौकरों को भी श्रमिकों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिरकार जब आपके पास पैसा होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। इस घटना को देखकर शहर की विभिन्न ताकतें घबरा गईं। उन सभी ने सोचा कि इस बार कई परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि एक ही चाल से कई परिवार के सभी दुश्मन तुरंत अपंग हो जाते हैं। सिल्कवर्थ चैम्बर और शेन परिवार को सबसे कम नुकसान हुआ। हालांकि न्यू परिवार ने अपना पैसा और फैक्ट्री दोनों खो दिए। इसके बिना उनका परिवार लगभग एक साधारण घर में सिमट गया। यह उनके लिए बुरा था, लेकिन शेन परिवार और सिल्कवर्थ चैम्बर ने इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। धीरे धीरे न्यू परिवार की मदद करने के नाम पर उन्होंने उनकी सभी संपत्ति कम कीमत पर खरीद ली। उन्होंने वादा किया कि कई परिवार की हार के बाद न्यू परिवार को उसका हिस्सा मिलेगा। न्यू चाओ बिस्तर पर पड़ा था क्योंकि उसे कुछ गंभीर आंतरिक चोटें लगी थीं, और उसकी अनुपस्थिति में न्यू परिवार धीरे धीरे विनाश के मुहाने पर जा रहा था। इस बीच बाजार में एक और अफवाह फैल गई। क्या कई परिवार एक रेस्तरां खोल रहा है और कोई 2 सर्विंग मुफ्त में ले सकता है? बेवकूफ़ी है। क्या ये पैसे फेंकने जैसा नहीं है? सभी को लगा कि यह एक घोटाला था। हालांकि नानहाई शहर में कई परिवार की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी डिगमगाई नहीं थी, इसलिए इस आयोजन में बहुत से लोगों की दिलचस्पी थी। वैसे भी कौन मुफ्त भोजन को मना करेगा? जिया हाओ अपने कमरे के बाहर बैठा था और उसने अपने सामने चावल की शराब के बड़े बर्तन देखे। तय यिक्सू और मिनमिन ने उसे उत्सुकता से देखा क्योंकि उन्होंने जिया हाओ को शराब का निरीक्षण करते देखा। युवा भगवान, मुझे मत बताओ कि तुम सब कुछ अकेले ही पीने जा रहे हो। मिनमिन कांप उठा। ये सुनते ही जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि शराब के ये सभी बर्तन हमारे ग्राहकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन ये सस्ती कीमत सीमा में सबसे अच्छी शराब है। तय यिक्सू ने उत्तर दिया, हमारे पास अपनी खुद की विशेष शराब नहीं है, इसलिए हमें उन्हें साइड ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करना होगा। यह मेरे पिता के लिए आपके द्वारा लाई गई विशेष शराब की तरह नहीं है। हम अपने ग्राहकों को ऐसी गुणवत्ता वाली शराब नहीं दे सकते। क्यों? जिया हाओ के होंठ मुड़े और उसने कुछ सोचा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि क्या तुम्हारी शराब कीमती नहीं है? स्वाद, बनावट, रंग सब कुछ बेहतरीन था। ऐसी शराब का उत्पादन बहुत कम होना चाहिए और उन्हें लंबे समय तक किण्वित किया जाना चाहिए। तो आम लोग इसे कैसे खरीद सकते हैं? हे पत्नी, तुम बिल्कुल सही हो। जिया हाओ मुस्कुराए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इन साधारण वाइन को थोड़ा और स्वादिष्ट नहीं बना सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा, रात हो चुकी है, इसलिए तुम्हें बेहतर होगा कि तुम जाकर सो जाओ। जिया हाओ आगे बढ़ी। तय यिक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत ज्यादा काम किया, बीवी। मैं अभी भी इसे संभाल सकता हूँ। मिनमिन, अपनी जवान मिस को बेडरूम में ले जाओ और उसके पैरों और कंधों की मालिश करना सुनिश्चित करो। जिया हाओ ने तय यिक्सू की बातें नहीं सुनी। हाँ, यंग लॉर्ड। मिनमिन की आंखें चमक उठी और उसने तय यिक्सू को खींच लिया। यंग मिस, चलो। मिनमिन, तुम मेरी नौकर हो या उसकी? तय यिक्सू ने गुस्से से कहा। क्या यंग लॉर्ड ने पिछली बार नहीं कहा था, तुम्हारी शादी के बाद मैं उनकी संपत्ति बन गई? मिनमिन ने अपनी जीभ बाहर निकाली। तो फिर तुम उनकी रखेल क्यों नहीं बन जाती? मेरा यह मतलब नहीं था, यंग मिस। मिनमिन ने मुंह बनाया। जिया हाओ वहीं खड़ा रहा और उसने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ हिलाए और उसके हाथों में एक छोटा सा कांस्य बर्तन दिखाई दिया। बुरा नहीं है, पहली परत को पूरी तरह से बहाल करने के बाद ये बेहतर लग रहा है, कम से कम शारीरिक रूप से। उसने चमत्कार के बर्तन के साथ खेला और अपने पास मौजूद चमत्कार बिंदुओं को देखा। हाँ, मेरे पास अभी 1500 अंक हैं। हाँ। जिया हाओ चमत्कार के बर्तन के जादू के विकल्प को देखकर खुश हुआ। हालांकि कई ग्रे आउट क्षेत्र हैं। 4 विशिष्ट वाइन अनलॉक की गई थी। ये सभी वाइन वह थी जो उसने एज्योर सी वर्ल्ड से खरीदी थी और मंत्रमुग्ध कर दी थी। मैं ऐसी कोई वाइन नहीं बना सकता जिसमें विस्की और मुताई की ज़रूरत हो। हालांकि ये वाइन, इसकी कीमत कम है और सामग्री बिल्कुल सही है। स्प्रिंग वाइन, ताजे पानी का झरना जोड़ वाइन जोड़ 3 ताज़ा जड़ी बूटियां जोड़ फल जोड़ 5 चमत्कार अंक। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि यह कैसे होता है। जिया हाओ ने अपने चमत्कार के बर्तन में एक वेट रखा और इन सभी चीज़ों को अंदर डाल दिया। जिस क्षण उसने उस पर क्लिक किया, 50 चमत्कार अंक गायब हो गए।
शराब की बाल्टी में हल्की रोशनी चमकी और फिर वह सामान्य हो गई। जिया हाउ ने उसे बाहर निकाला और उसे एक ताजगी भरी शराब की खुशबू आ रही थी। यह उन पीले चावल की शराब से कहीं बेहतर है। और तो और चमत्कार के बर्तन के साथ मैं इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता हूँ। एक बड़ी मुस्कान के साथ जिया हाउ ने सभी साधारण शराब को स्प्रिंग वाइन में बदलना शुरू कर दिया। उसने स्प्रिंग वाइन की 10 बड़ी बोतलों को बदलने के लिए लगभग 500 चमत्कार अंक खर्च किए। बेशक जिया हाउ ने एक छोटी सी खामी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। क्या होगा अगर वह 10 बड़ी बोतलों पर 500 अंक खर्च करने के बजाय 10 बोतलों के बराबर की एक बड़ी बोतल को मंत्रमुग्ध करने के लिए 50 अंक का इस्तेमाल कर सके। हालांकि चमत्कार के बर्तन में किसी तरह की मात्रा सीमा होती है, इसलिए वह इस खामी का इस्तेमाल कम कीमत में ज्यादा शराब को मंत्रमुग्ध करने के लिए नहीं कर सकता। फिर भी जब तक वह हत्या और दूसरी चीजों से चमत्कार अंक हासिल कर सकता है, ये सभी खर्चों के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि मुझे जल्द ही मुड़े हुए अंधेरे जंगल में शिकार करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे चमत्कारों के बर्तन को बहाल करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और रक्त की आवश्यकता है। वैसे भी इसके साथ ही सारी तैयारी पूरी हो गई है। हे नानहाई शहर के लोगों को कल निश्चित रूप से एक सुखद आश्चर्य मिलेगा। पूर्वी आकाश लाल रंग से रंगा हुआ है, जो भोर के आगमन को दर्शाता है। जैसे ही सूरज पूरी तरह से पूर्वी क्षितिज से ऊपर उठा, नानहाई शहर एक बार फिर से भीड़भाड़ वाला होने लगा। तियानजियांग मंडप में आपका स्वागत है। सभी ग्राहकों के लिए पहले 3 व्यंजन पूरी तरह से मुफ्त होंगे। इसके साथ ही आप हमारी विशेष स्प्रिंग वाइन के 3 कप मुफ्त में ले सकते हैं। आओ और हमारे व्यंजनों का स्वाद चखो। हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको ऐसे व्यंजन कहीं और नहीं मिलेंगे। जब लोगों ने नया रेस्तरां देखा तो वे बहुत हैरान हुए। हालांकि यह युक्सिंग टॉवर से छोटा था, लेकिन रेस्तरां को अच्छी तरह से सजाया गया था। तियानजियांग मंडप, क्या ये कई परिवार का नया रेस्तरां है? 3 सर्विंग मुफ्त? तो वे झूठ नहीं बोल रहे थे। देखो, उनके पास बाहर एक मेनू भी है। ये व्यंजन क्या हैं? क्रिस्पी फ्राइड चिकन, सॉसी एग फ्राइड राइस, हर्बल सूप के साथ स्टिर फ्राइड नूडल्स, बाउल ऑफ हेवन। ये व्यंजन क्या हैं? इतने शानदार नाम, लेकिन उनकी कीमत। हे भगवान, सबसे सस्ता व्यंजन भी 30 टेल सोने से शुरू होता है। बह, कौन परवाह करता है? उन्होंने कहा कि वे 3 सर्विंग मुफ्त देंगे, है ना? बस सबसे महंगा व्यंजन ऑर्डर करें। हाँ, मैं वैसे भी 3 कप वाइन ही लेने जा रहा हूँ। चलो चलते हैं और देखते हैं। तियानजियांग पवेलियन में बहुत से लोग दिलचस्पी रखते थे। व्यंजनों के साथ साथ नई वाइन ने भी ज्यादातर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसलिए जैसे ही रेस्तरां खुला, बहुत से लोग अंदर चले गए। बहुत से लोग थे जो इन नए व्यंजनों को लेकर संशय में थे। चूंकि उनमें से ज्यादातर ने सुना कि पहले 3 सर्विंग मुफ्त होंगे, इसलिए उन्होंने सीधे सबसे महंगी डिश की 3 सर्विंग का ऑर्डर दे दिया। ये कटोरा क्या है? मम्मा, इसकी खुशबू, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो फिर चखते हैं। ये टोनकात्सु नूडल्स का कटोरा था, जिसके ऊपर फ्राइड चिकन और अंडा और बीफ बोन शोरबा था। नूडल्स गाढ़े और मधुर थे और मसाला बिल्कुल सही था। जिस क्षण उन्होंने एक निवाला खाया, दोनों आदमी दंग रह गए। ये है, हे भगवान, ये तो स्वादिष्ट है। और ये चिकन है। यह इतना कुरकुरा कैसे है? खाओ, जल्दी करो और इसे खाओ। वे खुद को रोक नहीं पाए और जल्दी से कटोरा खा गए। मैंने देखा कि प्रत्येक कटोरे का मूल्य लगभग 300 टेल सोना है। उफ, ये बहुत बढ़िया है। मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यंजन कभी नहीं चखा। हाँ, यहाँ तक कि युक्सिंग टॉवर भी नहीं, ऐसा स्वाद नहीं है। जल्द ही 2 लोगों की एक टेबल ने टोनकात्सु नूडल्स के 4 कटोरे खा लिए। यह इतना संतोषजनक था कि वे एक और कटोरा ऑर्डर नहीं कर सके। उफ, भूल जाओ, हमने पहले ही बहुत कुछ खा लिया है। हाँ, चलो फिर वाइन ऑर्डर करते हैं। ओह, मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, चलो थोड़ी वाइन पीते हैं। जल्द ही उन्होंने स्प्रिंग वाइन ऑर्डर की। दोनों आदमी इतने छोटे कप देखकर अवाक रह गए। वे बहुत कम दे रहे हैं। लेकिन इसे देखो, ये बहुत साफ लग रहा है। उन्होंने हमें पानी नहीं दिया, है न? जिस क्षण उन्होंने एक घूंट लिया, उनकी दोनों आंखें चौड़ी हो गईं। है पवित्र, वे लगभग खांसने लगे। हालांकि सांस लेने के बजाय उन्होंने पूरा कप गटकना चुना। हाय, यह क्या बकवास है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे पुदीने से सजी मुट्ठी से मुक्का मारा हो। क्या शराब है?
पीले चावल की शराब तो इसकी तुलना में बकवास है। और मुझे और चाहिए। वेटर, मेरे लिए और कप लाओ। क्या कप? वेटर, मेरे लिए शराब का एक पूरा जार लाओ। कौन कहता है कि हम नहीं पिएंगे? भाई, ये शराब, ये बहुत महंगी होगी। दूसरा आदमी पहले से ही थोड़ा नशे में था। हाँ, तुम सही हो, मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, वेटर मुस्कुराया। एक जार की कीमत केवल 50 टैल सोना है। क्या 50 टैल केवल? अरे ये लो मेरे पैसे। दिन के समय तियानजियांग मंडप के बाहर एक अजीब घटना घटी। जो लोग बाहर निकले उनमें से ज्यादातर ऐसे चल रहे थे जैसे कि वे नशे में हों। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कितनी शराब पी है तो उन्होंने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। क्या तुम शराब के एक जार में ही नशे में हो गए? शर्मनाक। और तुम खुद को मर्द कहते हो? क्या तमाशा है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली मर्द कैसे पीता है। लेकिन एक पूरा जार तो दूर, कुछ लोगों को लगा कि वे स्प्रिंग वाइन की 3 मुफ्त कप से ज्यादा नहीं पी सकते। ये किस तरह की शराब है? यह इतनी तेज है और नशा बस। वाह! और ऐसी शराब एक जार में 50 टैल सोना है। ये बहुत महंगा नहीं है। मैं एक जार खरीदना चाहूंगा। मैं 2 जार खरीदूंगा। जैसे ही सूरज आसमान के बीच में पहुंचा, तियानजियांग मंडप ने बाहर बंद होने का संकेत लगा दिया। क्या तुम पहले से ही बंद कर रहे हो? यह अनुचित है। मैं इतनी देर से बाहर खड़ा था। सम्मानित अतिथिगण, कृपया प्रतीक्षा करें। शेफ लियांग मुट्ठी बांधकर बाहर चले गए। भारी भीड़ के कारण सामग्री पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी कल फिर आएं। हालांकि हम अन्याय नहीं करेंगे। जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कृपया ये पट्टिकाएं ले लें। यदि आप कल वापस आते हैं और इसे दिखाते हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। और अतिरिक्त मुआवजे के लिए हमारा तियानजियांग मंडप सभी को मिठाई वितरित करेगा। एक डिब्बा खोलते ही एक मीठी खुशबू फैलती है। शेफ लियांग के चारों ओर सभी लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि उन्होंने सभी को बंस वाले पैकेट के साथ मिठाई दी। वे बस तले हुए दूध के बंस हैं जिन्हें कार्मेल ग्लेज के साथ मिलाया गया है। हालांकि भीड़ के लिए यह एक नया व्यंजन है। यह आटा, ये बहुत नरम है। मैं चारों को खा सकता हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। नहीं, मैं इसे अपनी बेटी के लिए वापस ले जा रहा हूँ। उसे मिठाई बहुत पसंद है और वह इसे और भी पसंद करने वाली है। तियानजियांग पवेलियन बहुत ज्यादा पैसे कमाने जा रहा है। रेस्तरां जल्दी बंद होने के कारण बहुत से लोग निराश होकर चले गए। हालांकि तियानजियांग पवेलियन ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की, उसने पूरे नानहाई शहर को चौंका दिया। इतने सारे नए व्यंजन, एक शराब जो आपको कुछ कप में ही नशे में धुत कर सकती है। हाँ, मुझे वेटिंग प्लेट मिल गई है। मैं कल आकर खा सकता हूँ। मैंने सुना है कि अगले 2 दिनों तक मुफ्त व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। हमें कल जल्दी आना होगा। उस दिन नानहाई शहर के बहुत से पुरुष अपने काम पर नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जल्द ही ये खबर कई परिवार के कानों तक पहुंच गई। तय युनहाई विभिन्न मामलों की रिपोर्ट देख रहा था। जब उसने ये सुना तो वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। वह बदमाश, वह ऐसा कैसे कर सकता है? बूढ़ा यांग हैरान था। क्या दामाद ने गलत किया? बेशक, वह ऐसा कैसे कर सकता है? तय युनहाई क्रोधित था। उसने घर पर एक विशेष शराब बनाई थी, फिर भी मुझे उसे चखने के लिए नहीं बुलाया। अब कुलपति ने ये कहा है, ये वास्तव में सही है। बूढ़े यांग ने तुरंत सिर हिलाया। उसे दोपहर में प्रशिक्षण मैदान में बुलाओ। मैं उसके साथ थोड़ा अभ्यास करूंगा। कुलपति, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? उसे शिष्टाचार सीखने की जरूरत है। तय युनहाई ने नाक सिकुड़ी। इसके अलावा वह अपने इस कमजोर शरीर के साथ क्या करने जा रहा है? कमजोर शरीर? बूढ़े यांग के होंठ फड़कने लगे, लेकिन वह अंत में चुप रहा। शुक्र है, आज यहाँ बहुत सारे मामले नहीं हैं। अधिकांश न्याय अधिकारियों द्वारा निपटाए जा सकते हैं। तय युनहाई ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए आह भरी। तुम क्या सोचते हो, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? कुलपति का ऐसा कैसे कह सकता है? बूढ़े यांग ने अपना सिर हिलाया। बड़े भाई उत्तरी सीमा पर लड़ रहे हैं। कभी कभी मैं युद्ध के मैदान को याद किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हम वही हैं, पैट्रियार्क कहे। बूढ़े यांग ने आह भरी। हम महान यान साम्राज्य के अग्रदूत हैं, महान जनरलों की वंशावली जो पहले सम्राट के बाद भूमि पर विजय प्राप्त की और राक्षसों को भगाया। इसके अलावा हमारे पास अभी भी डार्कविंड गार्ड हैं। वे नानहाई पर्वत के रक्षक हैं।
तय युनहाई ने अपनी आंखें घुमाई। भले ही मैं मर जाऊं, मैं उन्हें आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वे चले गए तो पश्चिमी बर्बर राक्षस और राक्षस आक्रमण करने आएंगे। कुलपति कहे, हाँ हाँ, मैं बस थोड़ा गुस्सा निकाल रहा था। सेया युनहाई हंसी। आखिरकार मैं अभी भी यहाँ संतुष्ट हूँ। आखिर मुझे क्या कमी है। खैर, उस बदमाश को देखने का समय आ गया है। जिया हाओ अपने कमरे में बैठा था और कागज पर कुछ लिख रहा था। उसके सुलेख कौशल को देखकर वह संतुष्टि के साथ सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। बुरा नहीं है, मुझे पहले से ही लेई किंजू से प्रतिभा मिली है। हालांकि मेरे अपने व्यक्तिगत स्पर्श से मेरे सुलेख कौशल में बहुत सुधार हुआ है। मुझे अपने दूसरे हुनर भी बढ़ाने चाहिए। क्या मुझे इधर उधर जाकर कुछ और लोगों को मारना चाहिए? बकवास, मैं क्या सोच रहा हूँ। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। मैं हत्या करने वाला पागल नहीं हूँ। जिया हाओ ने गहरी सांस ली और खुद को डांटा। उसे एहसास हुआ कि हालांकि वह अपनी बौद्ध और मारा तकनीक दोनों को संतुलित कर रहा है, लेकिन दोनों ही स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। 6 इच्छाएं असंख्य विचार कला इच्छा QE का उपयोग कुछ अविश्वसनीय चीजें करने के लिए कर सकती है। हालांकि एक साइड इफेक्ट के रूप में उपयोगकर्ता उन भावनाओं से आसानी से ग्रसित हो जाता है। इस बीच गोल्डन अरहत वज्र बॉडी आर्ट्स शरीर और दिल को मजबूत करता है। हालांकि जैसा कि मारा ने चेतावनी दी थी, अगर पूरी तरह से साधना की जाए तो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देगा और आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। जिया हाओ उनमें से किसी को भी नहीं चाहता था। बेस इंस्टिंक्ट वाले जानवर या सांसारिक इच्छाओं के बिना एक प्रबुद्ध व्यक्ति होने का कोई मजा नहीं है। मैं स्वर्ग की नीरसता और नरक की क्रूरता के बजाय सांसारिक व्यंजनों का आनंद लेना पसंद करूंगा। दिन के बीच में जिया हाओ ने पंखा चलाते हुए आह भरी। उफ, ये शरद ऋतु की नमी, यह मुझे पसीने से तर कर रही है। शुक्र है मिनमिन ने उसे भोजन लाकर दिया और उसने इसका आनंद लिया। युवा स्वामी, आपने ये कैसे किया? मिनमिन ने पूछा। क्या किया? नेयू परिवार में आग? नहीं, शराब को बदलना। मिन्नी ने अपना सिर हिलाया। जब हमने कुछ नहीं किया तो मैं नेयू परिवार की घटना के बारे में क्यों पूछूंगी? उसकी शर्मीली मुस्कान को देखकर जिया हाओ ने खुद को हंसने से नहीं रोका। वास्तव में मुझे इसके बारे में नहीं पता। जहां तक शराब की बात है, ये भी एक रहस्य है। आपको क्या लगता है? आपने शायद झरने के पानी, ताज़ा जड़ी बूटियों और फलों का इस्तेमाल किया है जिन्हें आपने मुझे खरीदने के लिए कहा था। बोलने से पहले मिनमिन ने एक पल सोचा। हालांकि अगर आप उन्हें सीधे चावल की शराब में मिलाते हैं तो इसका स्वाद बहुत अजीब होगा। हालांकि आपने जो स्प्रिंग वाइन बनाए हैं वह बिल्कुल अलग है। अच्छा, शायद मैं एक कीमियागर हूँ। जिया हाओ मुस्कुराए। शायद तुम हो। मिनमिन ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। क्योंकि तुमने जो किया वह केवल आत्मा कीमिया से ही किया जा सकता है। तुम रहस्य जानना चाहते हो? जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाई। अगर तुम मुझसे प्यार से भीख मांगोगे तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, मिनमिन ने हल्के से सूंघा। मैं अब और नहीं जानना चाहता। तुम अब भी पहले की तरह एक विकृत व्यक्ति हो। अरे, मैं एक विकृत व्यक्ति नहीं हूँ। जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। उस पल काइक्सू कमरे में चली गई और उसने जिया हाओ और मिनमिन के बीच मजाक देखा। पत्नी, तुम वापस आ गई। जिया हाओ ने फुसफुसाया। ये घमंडी नौकरानी, उसने मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची करने की हिम्मत कैसे की? यंग मिस, यंग लॉर्ड बहुत नखरे कर रहा है। ठीक है, तुम दोनों शांत हो जाओ। काइक्सू ने आह भरते हुए अपने हाथ हिलाए। मुझे तियानजियान पवेलियन के आज के मुनाफे की रिपोर्ट मिल गई है। और ये कितना है? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। 10,000 टेल सोना। क्या एक दिन में 10,000 टेल सोना? और इतना सारा मुफ्त खाना देने के बावजूद? मिनमिन चौंक गया, क्योंकि पहले स्टो हर महीने सिर्फ 30,000 टेल सोना कमाता था। हालांकि सिर्फ एक दिन में नए तियानजियान पवेलियन ने 10,000 टेल से ज्यादा सोना कमाया। और यह भी कि मुनाफा सिर्फ लोगों द्वारा 3 मुफ्त खाने के बाद ऑर्डर की गई चीज़ों पर आधारित है। अगर कोई ऑफर नहीं होता। बस यही सोचते हुए काइक्सू और मिनमिन दोनों की सांसें तेज हो गईं। हालांकि जिया हाओ सिर्फ मुस्कुराया और उसने शान से चाय पी। चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है। इस समय पैसे का इतना महत्व नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी प्रतिष्ठा को फैलाना होगा। और बिना अनोखे व्यंजनों के तियानजियान मंडप को अभी जो कमाई हो रही है उससे ज्यादा कमाई करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
मेरे पास पहले से ही एक योजना है और आपने पिछली बार मुझे बहुत सारी जानकारी दी थी। तय यिक्सू ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि चीजें इसी तरह चलेंगी। जब वे बातें कर रहे थे, अचानक ओल्ड यांग ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। यंग लॉर्ड, पैट्रियार्क आपको ढूंढ रहे हैं। कृपया ट्रेनिंग ग्राउंड में आएं। ट्रेनिंग ग्राउंड? जिया हाओ हैरान था। बहुत बढ़िया, ओल्ड यांग, आगे बढ़ो। तय यिक्सू और मिनमिन भी उसके पीछे चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने कई युनहाई को मैदान के बीच में एक ढीला लबादा पहने हुए खड़ा देखा। तुम आ गए, तुम्हें बहुत समय लग गया। तय युनहाई ने नाक भान सिकुड़ी। जाओ आगे बढ़ो और एक हथियार उठाओ। ऐसा क्यों है ससुर जी? जिया हाओ उत्सुक था। अचानक मुझे यहाँ बुला रहे हो, तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? तुम इतना क्यों बोल रहे हो? तय युनहाई ने नाक भान सिकुड़ी। बस जल्दी करो और एक हथियार उठाओ। आज मैं देखूंगा कि तुम्हारी मार्शल आर्ट में कितनी प्रगति हुई है। जैसा आप कहते हैं ससुर जी। जिया हाओ ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा और एक छोटी तलवार उठाई। तय युनहाई ने एक कृपाण ली और उसके सामने खड़ा हो गया। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तय युनहाई ने लापरवाही से अपना ब्लेड घुमाया। इसे रोको। जिया हाओ को लगा कि हवा की एक विशाल लहर उसकी ओर आ रही है। अपनी तलवार उठाकर उसने कई युनहाई के हमले को रोकने की कोशिश की। तारानकन झंझनाहट। तारानकन। जिया हाओ कुछ कदम पीछे हट गया क्योंकि उसने देखा कि उसकी भुजाएं कांप रही थीं। उसने हमले को रोकने के लिए केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। हालांकि अब उसे लगा कि उसकी भुजाएं फट जाएंगी। तो इसका मतलब है कि उसकी शारीरिक शक्ति मुझसे ज्यादा है। वह आखिरकार एक जन्मजात मास्टर है। हाँ, इतना कमजोर, तुम इस तरह से एक भी पंख नहीं संभाल सकते। तय युनहाई ने नाक सिकुड़ी। अपनी पूरी ताकत से मेरे पास आओ। जिया हाओ ने अपनी छोटी तलवार उठाते हुए अपनी सांस को शांत किया। स्विफ्ट डैगर आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी तलवार कई युनहाई पर टूट पड़ी। कई युनहाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसका शरीर बहुत फुर्तीला था, जिससे जिया हाओ के हमले से बच गया। जिया हाओ ने कई युनहाई की तरफ एक कदम आगे बढ़कर तलवार से वार करने की कोशिश की, लेकिन कई युनहाई ने हमले को रोकने के लिए बस अपनी कृपाण का इस्तेमाल किया, जैसे कि उसने जिया हाओ के हमले को देखा हो। हालांकि तुम्हारी तलवार बहुत तेज है, फिर भी तुम इसे खंजर के रूप में क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? कई युनहाई ने जिया हाओ की तरफ देखा। दोनों मौलिक रूप से अलग हैं। एक खंजर तेज और अदृश्य होना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर आश्चर्यजनक हमले के रूप में किया जाता है। तलवार सीधी और अडिग होनी चाहिए, जो बिना किसी दया के आपके दुश्मनों को काट दे। जिया हाओ आश्चर्यचकित था क्योंकि वह समझ गया था कि कई युनहाई क्या कहना चाह रहा था। बहुत अच्छा ससुर जी, मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगा। गहरी सांस लेते हुए जिया हाओ के ऋषि की दिव्य आंखें सक्रिय हो गईं। चलो एक और राउंड खेलते हैं। तय युनहाई की नजरें झुक गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ की आभा अचानक बदल गई। ये पहले की तरह अनाड़ी और चंचल नहीं थी। ये बदमाश क्या सोच रहा है? अचानक जिया हाओ का शरीर धुंधला हो गया क्योंकि वह कई युनहाई के ठीक सामने आ गया। अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए जिया हाओ की तलवार लाल रंग की चमक के साथ चमक उठी। लाल रंग का उन्माद आभा। तारानकन स्विश स्विश। तारानकन। एक झटके के साथ कई युनहाई ने जिया हाओ की तलवार के हमले से बचते हुए कुछ कदम पीछे हट गए। पहले के विपरीत उनकी तकनीक पूरी तरह से बदल गई। जैसे जैसे वह वार करता रहा, उनकी तलवार लाल रंग की चमक के साथ चमकती हुई दिखाई दी। हालांकि हर वार किसी तरह के बेतरतीब वार की तरह लग रहा था, लेकिन उनमें से हर वार दूसरे से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जिया हाओ की असामान्य गति भी थी। उसका शरीर चांदनी में छाया की तरह दिखाई और फीका पड़ रहा था। तय युनहाई की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई क्योंकि उसने अपनी कृपाण उठाई। ये लो। तारानकन क्लैंग क्लैंग। तारानकन। आक्रामकता से बचाव की ओर मुड़ते हुए तय युनहाई ने अब पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। हालांकि जब उसने जिया हाओ पर हमला किया तो जिया हाओ मुश्किल से हमले से बच पाया। अपने शरीर को झुकाते हुए जिया हाओ ने आगे बढ़कर अपनी तलवार कई युनहाई की छाती पर तान दी। उन्मादी वार। कई युनहाई ने अपनी कृपाण उठाते हुए कहा। भूत हवा। उसकी कृपाण ने हवा को चीर दिया क्योंकि इसने जिया हाओ के सभी वारों को चीर दिया। एक सुंदर चाप के साथ ये जिया हाओ की गर्दन की ओर बढ़ गया। जिया हाओ घबरा गया क्योंकि यह बहुत तेज था, इसलिए वह इसे रोकने के लिए केवल अपनी तलवार का उपयोग कर सकता था। अपनी तलवार को आंतरिक क्यूई से लैस करते हुए
जिया हाओ ने तलवार को ज्वाला की चिंगारी से ढका हुआ महसूस किया। तारांकन बूम, तारांकन। जिया हाओ ने जोर से पीछे धकेला क्योंकि उसे लगा कि उसकी बाहें उसके शरीर से निकल रही हैं। हालांकि उसने अपने कदमों को समायोजित किया ताकि वो पूरी तरह से नीचे न गिरे। कै युनहाई थोड़ा खुश हुआ क्योंकि उसकी आभा गायब हो गई थी। हाँ, मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझे अपनी आंतरिक क्यूई का थोड़ा सा उपयोग करने में सक्षम बना पाओगे। वह अब बिना किसी के लड़ रहा था। जिया हाओ अंदर ही अंदर आलोचना करने से खुद को रोक नहीं सका। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि कै युनहाई ने गलती से उस घातक हत्या के इरादे को छोड़ दिया था। जिया हाओ को लगा जैसे वह युद्ध के मैदान में मारे गए सैनिकों के खून की गंध सूंघ रहा हो। इनेट्रियल मास्टर्स बहुत शक्तिशाली हैं, और यह शापित बर्तन उन्हें ऊर्जा स्रोतों के रूप में उपयोग करना चाहता है। हालांकि मुझे मानना होगा, इस दौर में तुमने अच्छा किया। कै युनहाई ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। वह तलवार का रूप, मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। क्या ये क्रिम्सन डैगर डोजो की क्रिम्सन उन्माद ब्लेड कला नहीं है? ससुर बुद्धिमान है, ये वास्तव में वही है जो आप सोच रहे हैं। आपको ये कैसे मिला? कै युनहाई आश्चर्यचकित था। मैंने सोचा था कि केवल मुख्य शिष्यों को ही उस तकनीक को सीखने की अनुमति है। आखिरकार यह क्रिम्सन डैगर डोजो की मुख्य तकनीक है। मान लीजिए मेरा एक संयोगवश सामना हुआ, जिया हाओ ने एक मनोरंजक स्वर में कहा। तो फिर आपकी चाल तकनीक के बारे में क्या? कै युनहाई ने पूछा। ये बहुत अच्छा है। अच्छा है, ये चपलता और चुपके दोनों देता है। हालांकि मैं देख सकता हूं कि आप अभी भी इसमें अनाड़ी हैं। ये फेडिंग मून स्टेप्स था जो जिया हाओ को मूनलाइट रेपिस्ट से मिला था। अपनी अवशोषण क्षमता के कारण उसने जल्दी ही इस तकनीक में महारत हासिल कर ली, लेकिन अब तक उसके पास इसका उपयोग करने के लिए काफ़ी मौके थे, इसलिए उसका इस पर नियंत्रण थोड़ा कमज़ोर था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप जैसा कोई व्यक्ति जो कुछ नहीं करता फिर भी इतनी ताकत कैसे रखता है। ये बहुत ही असभ्य टिप्पणी है, ससुर जी। जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। क्या होगा अगर मैं 1000 साल में एक बार होने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ? जरूर, आप जो भी कहें। कै युनहाई ने अपनी कृपान उस पर तान दी। लेकिन आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप एक नई शराब बनाते हैं? जिया हाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसे एहसास हुआ कि कै युनहाई उसे क्यों परेशान कर रहा था। अरे, क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने उसे स्प्रिंग वाइन नहीं दी? ससुर जी, स्प्रिंग वाइन एक बहुत ही आम वाइन है। मुझे नहीं लगता कि इतनी घटिया वाइन आप जैसे सम्मानित व्यक्ति को उपहार में दी जानी चाहिए। मैंने आपको बेहतर ड्रिंक दी है न? आप सस्ती वाइन क्यों पीना चाहते हैं? हाँ, क्या आप सच कह रहे हैं? सिया युनहाई अभी भी संशय में थी। इसके बारे में क्या? जिया हाओ ने तर्क दिया। अगली बार मैं कुछ और शराब लाऊंगा, खास आपके लिए, ससुर जी। अब आप ठीक से बात कर रहे हैं। कै युनहाई ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी और जिया हाओ के कंधे पर थपथपाया। हालांकि आपकी ताकत अच्छी है, लेकिन आपकी नींव उथली है। आपको और अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता है, और अगली बार मेरे लिए शराब लाना मत भूलना। कै युनहाई ने पलटकर देखा और कै यिक्सू और माइनिंग को मुकाबला देखते हुए देखा। क्या बात है, यिक्सू? क्या आपको डर था कि मैं आपके पति को घायल कर दूंगी? आप जो चाहे कर सकते हैं, पिताजी। कै यिक्सू ने रूखेपन से जवाब दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि आपने पहले ही कुछ बोतल शराब के लिए खुद को बेच दिया है। कै युनहाई थोड़ा शर्मा गया, लेकिन उसने और विस्तार से बताने की जहमत नहीं उठाई। बकवास, मैं बस उसे थोड़ा परख रहा था। अगर शक्तिशाली जनरल कै युनहाई का दामाद सिर्फ एक सुंदर लड़का हो तो लोग क्या कहेंगे? जिया हाओ ने कै युनहाई को देखते हुए कुछ सोचा। ससुर जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, सैन्य आपूर्ति क्या हमारे पास पर्याप्त है? आप ऐसा कह सकते हैं। कै युनहाई ने थोड़ा सोचा। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं अपने परिवार की फौजिंग कार्यशाला में जाना चाहता हूँ। जिया हाओ ने अपनी मुट्ठी बांधी। शायद मैं उत्पादन बढ़ाने का कोई तरीका खोज सकूं। क्या आप सच कह रहे हैं? कै युनहाई को आश्चर्य हुआ। अगर ऐसा है तो ओल्ड यांग से बात करें, वह वहाँ सब कुछ संभालता है। धन्यवाद, ससुर जी। कै युनहाई जाने के लिए मुड़ा। दरअसल आज रात मेरे कार्यालय में आइए, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। जिया हाओ समझ नहीं पा रहा था कि कै युनहाई उससे क्यों मिलना चाहता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कै युनहाई कुछ गलत करने की फिराक में है। जब वह चला गया तो मिनमिन और कै यिक्सू उसके पास आए।
तुमने इतनी सारी तकनीकें कहाँ से सीखी? मैंने तुम्हें कभी उनका अभ्यास करते नहीं देखा। हे, यह मेरा रहस्य है, बीवी। जिया हाओ मुस्कुराए। अगर तुम मुझे चूम लो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तय यिक्सू के गाल लाल हो गए और वह पलटी। हम बेशर्म। हालांकि उसी समय एक नौकर दौड़ता हुआ आया और जिया हाओ के सामने झुक गया। मिनमिन ने उसे पहचान लिया। क्या तुम सुगंधित दवा की दुकान से नहीं हो? फार्मासिस्ट मो ने मुझे यहाँ भेजा है। वह चाहता है कि दामाद जिया जल्दी से वहाँ पहुँच जाए। जाहिर है किसी को वायलेट स्मोक ग्रास से जहर मिल गया है। ये सुनकर जिया हाओ की आंखें चमक उठी। मैं समझ गया। तो आखिरकार यह हो ही गया, है न? बहुत बढ़िया, रास्ता दिखाओ। जिया हाओ ने अपने लबादे ठीक किए और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। तय यिक्सू और मिनमिन ने जिया हाओ को देखा और उन्होंने एक दूसरे को देखा। वह कुछ गलत करने वाला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ... मिस क्यूलियू, जैसा कि आप देख सकती हैं, ये चांदी की सुई पहले से ही काली हो गई है। इसका मतलब है कि श्री सान कियान को जहर दिया गया है। ये किस तरह का जहर है, हम इस बैंगनी रंग की वजह से अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत कम जहर हैं जो इस मिश्रण को बैंगनी रंग में बदल सकते हैं। और जहाँ तक श्री सान के लक्षण दिखने की बात है, मुझे लगता है कि यह वायलेट स्मोक ग्रास है। क्या डॉक्टर मो, बस मुझे बताइए, क्या कोई इलाज है? मैं शायद, फार्मासिस्ट मो ने थोड़े परेशान स्वर में कहा। हालांकि मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से परामर्श करने की आवश्यकता है। डॉक्टर मो, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें, लेकिन कृपया मेरे पिता को बचाएं। सान क्यूलियू सान कियान की बेटी थी। हालांकि अपने पिता की हालत को देखते हुए वह फार्मासिस्ट मो के सामने घुटने टेकने से खुद को रोक नहीं पाई। मिस क्यूलियू, कृपया उठें, फार्मासिस्ट मो ने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन तभी उसने जिया हाओ को आते देखा, जिससे उसकी आंखें चमक उठी। युवा प्रभु, आप यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। जिया हाओ ने फार्मासिस्ट मो की ओर देखते हुए सिर हिलाया। फार्मासिस्ट मो, मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। क्रिम्सन डैगर डोजो के मास्टर सान कियान वायलेट स्मोक ग्रास से प्रभावित हो गए। फार्मासिस्ट मो ने उत्तर दिया। मैं शुरू से ही सब कुछ जानना चाहूंगा। जिया हाओ ने सान क्यूलियू को देखा। मिस क्यूलियू, क्या ये है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? सान क्यूलियू ने जिया हाओ को देखा और सिर हिलाया। मैं बता सकता हूँ। ये सब 3 दिन पहले हुआ था। एल्डर लेई थोड़ा चिंतित थे जब लेई किंजू, मेरा कनिष्ठ शिष्य भाई, वापस नहीं आया। लेकिन इसके अलावा मेरे पिता के शरीर में एक अजीब दर्द होने लगा। उन्हें लगा कि उनकी आंतरिक क्यूई बाधित हो गई है, इसलिए वे एकांत प्रशिक्षण में चले गए। हालांकि कल रात उन्होंने मुंह में काला खून खांस लिया और जमीन पर बेहोश हो गए। उसने ये भी महसूस किया कि उसकी आंतरिक क्यूई पूरी तरह से अवरुद्ध हो रही थी और वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। शुक्र है मैंने स्थिति को देखा और कुछ प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन आज की सुबह से स्थिति कल रात से भी बदतर हो गई। सान क्यूलियू ने आह भरी और उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। इसलिए मैं उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले आया। जिया हाओ ने सान कियान को देखते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ा। मैं समझ गया। अपने ऋषि की दिव्य आंखों का उपयोग करते हुए उसने सान कियान की स्थिति को देखा। नाम सान कियान, आयु 56, टिप्पणी क्रिम्सन डैगर डोजो के नेता और नीले आंतरिक क्यूई के आधे कदम के इनेट रियल्म अभ्यासी। वर्तमान में वायलेट स्मोक ग्रास की हल्की खुराक से पीड़ित। हाल ही में भविष्य बिंदु 3 दिन बाद वह अपनी जान बचाने के लिए जिया हाओ को धन्यवाद देने के लिए कई परिवार से मिलने जाता है और उसे एनर्जी रिवॉल्विंग पिल की एक बोतल देता है। मैं देखता हूँ उसका हाल ही में भविष्य बिंदु बदल गया है न? जिया हाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मूल भविष्य में उसे लेई किंजू की योजना से मरना था। उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए वायलेट स्मोक ग्रास को सान कियान को कुछ और बार खिलाना चाहिए था। हालांकि योजना को रोक दिया गया और लेई किंजू को जिया हाओ ने मार डाला। इसलिए सान कियान के शरीर में वायलेट स्मोक ग्रास की मात्रा उसे नहीं मार सकती थी, या कम से कम उसे कुछ अतिरिक्त समय तो मिल गया। मिस क्यूलियू, आपने अपने पिता को जल्दी लाने के लिए बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने देरी की होती तो इलाज बेकार साबित हो सकता था। जिया हाओ ने गंभीर स्वर में कहा। फार्मासिस्ट मो, मेरा मानना है कि वायलेट स्मोक ग्रास की मात्रा बहुत कम है, इसलिए विषाक्तता हर जगह नहीं फैली है। मैं भी यही मानता हूँ, यंग लॉर्ड।
फार्मासिस्ट मो को आश्चर्य हुआ जब उसने जिया हाओ का तीखा वर्णन सुना। यंग मास्टर दवाओं और जहरों के बारे में जानते हैं। क्या हमारे पास उसे ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां हैं? हाँ, हाँ, हमें कुछ दिन पहले कीमती जड़ी बूटियों का एक बैच मिला है। मुझे विश्वास है कि यह काम करेगा, फार्मासिस्ट मो ने अजीब चेहरे के साथ कहा। हालांकि मैं चाहता हूं कि यंग लॉर्ड कुछ गलत होने की स्थिति में कुछ उपाय तैयार करें। बेशक, मैं करूंगा, फार्मासिस्ट मो। जिया हाओ ने सिर हिलाया। मिस क्यूलियू, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे सुगंधित दवा स्टोर की प्रतिष्ठा बेजोड़ है। मुझे विश्वास है कि श्री सांग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद, यंग मास्टर। सांग क्यूलियू ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए थोड़ा सा शर्माया। अगर आप मेरे पिता को बचा लेंगे तो मैं और क्रिम्सन डैगर डोजो हमेशा आपके आभारी रहेंगे। लेकिन क्या मैं आपकी पहचान जान सकता हूँ? मैं जिया हाओ मुस्कुराए। मैं जिया हाओ हूँ, कई परिवार का दामाद। आह, मैं समझ गई। सांग क्यूलियू को तुरंत समझ आ गया और उसने सिर हिलाया। आखिरकार जिया हाओ को नानहाई शहर में एक छोटी सी हस्ती माना जा सकता है। तय इक्सू के पति के रूप में उनकी पहचान किसी भी आदमी को ईर्ष्या से पागल कर देगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी कविताएं और दूसरी कहानियां धीरे धीरे शहर में फैल रही थीं। युवा भगवान जिया, मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि आप मेरे पिता को बचा लेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा डोजो आपके कई परिवार के साथ खड़ा होगा। मैं बस इतना ही सुनना चाहता हूं, मिस क्यूलियो। जिया हाओ मुस्कुराए। फार्मासिस्ट मो, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, युवा भगवान। फार्मासिस्ट मो ने कुछ औषधीय नौकरों को बुलाया और सांग कियान को दूसरे कमरे में ले गया। अगर मिस क्यूलियो व्यस्त नहीं है तो क्या मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं। सांग क्यूलियो ने जिया हाओ का पीछा करते हुए सिर हिलाया। तो मिस क्यूलियो, क्रिम्सन डैगर डोजो किस तरह का काम करता है? मुझे यकीन है कि यह लोगों को सिर्फ मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण नहीं देता है। बिल्कुल नहीं, सांग क्यूलियो ने अपना सिर हिलाया। ये भी एक तरह का व्यवसाय है। लोग यहाँ मार्शल पद पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। हम उन्हें संसाधन और तकनीक देते हैं और वे हमें विभिन्न कार्यों से चुकाते हैं। हम व्यापारी अनुरक्षण सेवाएं, धन उधार, सुरक्षा सेवाएं और राक्षस शिकार इनाम देते हैं। हमारे डोजो के शिष्य हमारे कार्य करके पुण्य कमाते हैं और बदले में हम उन्हें संसाधन देते हैं। वह हल्के से मुस्कुराए। हालांकि हम कई परिवार जैसे महान सैन्य परिवार से अतुलनीय हैं। कई परिवार एक सैन्य ड्यूक है। हालांकि वे सिल्वर लाइटनिंग कैवेलरी में अपने 10,000 सैनिकों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन 30,000 सैनिक ऐसे भी हैं जो वर्तमान में कई परिवार के शासन में हैं। सामान्य समय में ये सैनिक सप्ताह में एक बार प्रशिक्षण लेते हुए किसान या अन्य श्रमिकों के रूप में काम करते थे। हालांकि जरूरत के समय में वे आसानी से शक्तिशाली सैनिकों में तब्दील हो सकते हैं। नान में कई परिवार की स्थापना का कारण इस शहर को नानहाई पर्वत की रक्षा करनी थी, जो पश्चिमी प्रांत के प्रवेश द्वार को पश्चिम के बर्बर लोगों से बचाता था। इसलिए न केवल नानहाई शहर बल्कि पूरा महान यान साम्राज्य कई परिवार की प्रशंसा करता है। हालांकि शाही परिवार की राजनीति में घुलने मिलने की उनकी पूरी निष्ठा और नापसंदगी के कारण कई परिवार को सभी ने दरकिनार कर दिया है। और पिछले युद्ध के बाद कई परिवार को शाही परिवार से बिल्कुल भी मदद नहीं मिली। वे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से जीवित रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि क्रिम्सन डैगर डोजो नानहाई पहाड़ों के सभी अंदरूनी और बाहरी हिस्सों को जानता है? और मुड़े हुए अंधेरे जंगल को भी? आप ऐसा कह सकते हैं। सांग क्यूलियो ने जिया हाओ की बात सुनकर सिर हिलाया। हालांकि नानहाई पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी है, इसलिए हम केवल नानहाई शहर के पास के पहाड़ों की 30वीं त्रिज्या के बारे में जानते हैं। तो क्या मिस सांग मुझे एक नक्शे की एक प्रति देंगी? मैं मुड़े हुए अंधेरे जंगल में एक जगह पर जाना चाहता हूं जिसे वॉल्स फाउंटेन कहा जाता है। भेड़ियों का फव्वारा। सांग क्यूलियो को आश्चर्य हुआ। वह जगह काले भूतों और खूनी आंखों वाले भेड़ियों से भरी हुई है। वहां अकेले जाना बहुत खतरनाक होगा। मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, मिस सांग। हालांकि आपके विचार के लिए धन्यवाद। ये ठीक है। सांग क्यूलियो ने सिर हिलाया। मैं आपको नक्शे की एक प्रति भेजूंगा। युवा भगवान जिया, क्या आप वास्तव में सिर्फ एक विद्वान हैं? आपका क्या मतलब है, मिस सांग? जिया हाओ ने उत्सुक नजर से कहा। विद्वान आमतौर पर वे होते हैं जिन्होंने गहन जागृति क्षेत्र प्राप्त नहीं किया है और शाही परीक्षाएं दी हैं। हालांकि आप बिल्कुल भी एक कमजोर नश्वर विद्वान की तरह महसूस नहीं करते हैं।
क्या ऐसा है? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। अरे, मैं खुश हूँ कि मिस सांग मुझ में दिलचस्पी दिखा रही हैं। हाँ हाँ, युवा भगवान जिया काफी मजेदार हैं। श्री सांग की हालत के बारे में क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अजीब है, मिस सांग? जिया हाओ ने प्रस्ताव रखा। किसी ने श्री सांग को जहर देने की कोशिश की होगी, और यह उनके करीबी लोगों के बिना नहीं हो सकता। लेकिन अजीब बात यह है कि जहर हल्का है। कोई व्यक्ति जो उसे मारना चाहता है, उसे हल्का जहर क्यों देगा, जब तक कि उन्हें उसे और जहर देने का मौका न मिले? ये सुनते ही सांग क्यूलियू की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह संभव है। हालांकि आप क्या कहना चाहते हैं, यंग लॉर्ड? ठीक है, मैं बस चीजों को एक साथ जोड़ रही थी। और मैंने हाल ही में क्रिम्सन डैगर डोजो के एल्डर लेई को अपने बेटे लेई किंजू के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते देखा। थोड़ा और खोजबीन करने पर मैंने लेई पिता और बेटे के इरादे को देखा। सांग क्यूलियू की सांसें तेज हो गईं और उसने दूसरी तरफ देखा। ये संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। मैं तो बस एक परिकल्पना बता रहा था। युवा भगवान जिया, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं 1 या 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। सांग क्यूलियू ने बोलते हुए अपनी मुट्ठी बांध ली। अपने पिता के बारे में चिंता मत करो, मिस सांग। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आज शाम तक इलाज का असर दिखने लगेगा। तो आप बिना किसी चिंता के जा सकते हैं। हम मिस्टर सांग का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, युवा भगवान जिया। अगली बार मैं आपको एक ड्रिंक पिलाऊंगा। सांग क्यूलियू ने मुड़कर जल्दी से वहां से निकल गया। जिया हाओ के होंठ मुड़े जब उसने उसे जाते हुए देखा। आह, किस्मत, यह आपस में बहुत जुड़ा हुआ है। जिया हाओ ने मुड़कर छोड़ दिया। उसने वॉल्स फाउंटेन का नक्शा क्यों मांगा? इसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि वह जानता था कि वहां ब्राइट स्नो लोट्स नामक एक जड़ी बूटी छिपी हुई है। जब वह ली किंग से मिला तो उसने अपना हालिया भविष्य बिंदु देखा। वह ब्राइट स्नो लोट्स की तलाश कर रहा था, और उसे पाने के लिए उसने क्रिम्सन डैगर डोजो के एल्डर लेई को काम पर रखा। हालांकि एल्डर लेई असल में दुश्मन गुट से था। उसने जंगल में ली किंग और झोउ यान के पे में जहर मिला दिया, जिससे उनकी ताकत खत्म हो गई। हालांकि ली किंग और झोउ यान किसी तरह से बाहर निकलकर ब्राइट स्नो लोट्स पाने में कामयाब हो गए। हालांकि झोउ यान को अपना एक हाथ खोना पड़ा और ली किंग लगभग अपंग हो गया। एक क्राउन प्रिंस के इस हालत में होने के लिए तीसरा प्रिंस ली युआन निश्चित रूप से इसका फायदा उठाएगा। जैसा कि ली किंग ने कहा, उसने पहले लेई किंजू से संपर्क किया। हालांकि चूंकि मैंने लेई किंजू को मार दिया था, इसलिए ली किंग को एल्डर लेई से मदद लेनी पड़ी। क्राउन प्रिंस ली किंग के रूप में नहीं, बल्कि युवा मास्टर किंग ली के रूप में। तो उसका मूल भविष्य बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन जब तक मैं इसे नहीं जानता, जिया हाओ ने बड़बड़ाया। वह क्राउन प्रिंस के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल कर सकता है, और उसके साथ मिलकर जिया हाओ अपनी खुद की राजनीतिक शक्ति का निर्माण कर सकता था। इस दुनिया में पैसा शक्तिशाली है, हाँ, हालांकि ये सर्वशक्तिमान नहीं है। यूनलान महाद्वीप भौतिक संपदा से अधिक शक्ति और संबंधों का सम्मान करता है, क्योंकि चाहे आप कितने भी अमीर व्यापारी हों या आप कितने भी शक्तिशाली मार्शल कलाकार हों, एक भी शाही आदेश और आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मुझे पहले शाही परिवार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, अन्यथा मेरे पास शांति का एक पल भी नहीं होगा। जब वह कई परिवार की हवेली में लौटा तो जिया हाओ ने अपने दिन आराम से बिताए। बूढ़े यांग ने उसे सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ नमूना हथियार लाए। ये बस कच्चे लोहे से बने हैं, बहुत कठोर और भंगुर। अंदर के दाने भी बहुत असमान हैं। जिया हाओ ने वस्तुओं का निरीक्षण किया। हालांकि चूंकि ये हथियार युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादित किए गए थे, इसलिए मात्रा गुणवत्ता से ज्यादा सराहना की जाती है। इसके अलावा लोहे की गुणवत्ता खराब थी, क्योंकि ज्यादातर समय युद्ध के मैदान से एकत्र किए गए स्क्रैप किए गए हथियार और कवच सीधे पिघल जाते थे। अशुद्धियों को अलग करने के बाद शेष सामग्री का उपयोग अधिक हथियार बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि आग में इस तरह के तड़के के बाद पुनर्नवीनीकरण तलवार अधिक भंगुर हो जाती है, जिससे इसका प्रदर्शन प्रभावित होता है। लेकिन जब उसने तलवार की जांच की तो बूढ़ा यांग हैरान रह गया। बूढ़े यांग, आपकी तलवार इन साधारण तलवारों से लगभग 3 गुना बेहतर क्यों है? क्योंकि यह मिलेनियम येन आयरन के साथ एक प्रसिद्ध लोहार द्वारा बनाई गई है। इस बीच ये तलवारें साधारण ठंडे लोहे से बनी हैं, बूढ़े यांग ने समझाया। आह,
मैं कैसे भूल सकता हूँ। यूनान महाद्वीप जादुई जड़ी बूटियों और खजाने के अयस्कों से भरा हुआ है। मैं यहाँ अपने आधुनिक दुनिया के तर्क का उपयोग नहीं कर सकता। तो फिर यह मिलेनियम येन आयरन कैसे बनता है? ये ठंडे लोहे से संघनित है और पुरानी खदानों के सबसे गहरे हिस्सों में स्वाभाविक रूप से निकाला जा सकता है। इसे साधारण ठंडे लोहे से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी है और इससे हथियार बनाने में 1 महीना लग जाता है। ऐसे कई संप्रदाय और परिवार हैं जो विशेष हथियार बनाते हैं। हालांकि वे हथियार कुछ हजार टैल सोने से लेकर 10 लाख टैल सोने तक के होते हैं। इस बीच साधारण तलवार 100 टैल सोने या उससे भी कम में खरीदी जा सकती है। कई परिवार ज्यादातर छोटी चीजें बनाता है, जैसे चाकू और खेती के औजार। हम हथियार भी बनाते हैं, लेकिन उन्हें शाही सेना को भेजा जाता है। 1 मिनट रुको। जिया हाओ की आंखें चमक उठी। तुम्हारा मतलब है, अगर ठंडे लोहे के अयस्क को जल्दी से परिष्कृत किया जाए तो हम इसके सार का उपयोग मिलेनियम येन आयरन बनाने के लिए कर सकते हैं? ओह, तकनीकी रूप से हाँ। बूढ़े यांग ने सिर हिलाया। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा बिलेट को गलाने और तड़का लगाने के लिए भी बहुत सारे कुशल लोगों की आवश्यकता होती है। एक हथियार बनाने में पूरा दिन लग सकता है। बूढ़े यांग, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिया हाओ ने एक दिलचस्प तरीका सोचते हुए मुस्कुराया। अगर यह सफल हो जाता है तो मैं कई परिवार के लिए पर्याप्त हथियार बना पाऊंगा। शाम को सुगंधित दवा मंडप से अच्छी खबर आई। चूंकि जिया हाओ ने फार्मासिस्ट मो से कुछ दिन पहले ही मारक तैयार करने के लिए कहा था, इसलिए उपचार बहुत कारगर रहा। शाम को सान कियान के शरीर ने सारा जहर पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। वह अपने शरीर में वापस लौटती ताकत को महसूस कर सकता था, क्योंकि अब वह बिना किसी दर्द के अपने आंतरिक क्यूई को हिला सकता था। जब जिया हाओ कुर्सी पर बैठे हुए मिनमिन की मालिश का आनंद ले रहे थे, तब सान कियूलियू जिया हाओ से पहले आ गया। नमस्कार युवा भगवान जिया, मुझे आशा है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। सुंदरियों के लिए मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है। आउच! जिया हाओ की चुटीली बात सुनकर मिनमिन ने जिया हाओ को घूर कर देखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर की दूसरी औरत की तारीफ करने की। सान कियूलियू ने जिया हाओ को देखते हुए हल्के से हंसी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुगंधित औषधि मंडप इतना कारगर होगा। अपने सौदे के हिस्से के रूप में मैंने वॉल्स फाउंटेन का एक व्यापक नक्शा लाया है। यह नक्शा सार्वजनिक रूप से मौजूद नक्शों से अलग है। मैंने विभिन्न राक्षस क्षेत्रों और विभिन्न जड़ी बूटियों और प्राकृतिक खजानों के स्थानों को भी चिन्हित किया है। आपके प्रयास के लिए धन्यवाद मिस सान। मैं आपका आभारी रहूंगा। जिया हाओ ने विनम्रता से मुस्कुराया। नहीं नहीं, कृपया मुझे शर्मिंदा मत करो। सान कियूलियू ने अपना सिर हिलाया। मैं बस वही कर रही हूँ जो एक पुत्रवत बेटी को करना चाहिए। तो लेई किंझू के बारे में क्या है? जिया हाओ ने उत्सुक स्वर में पूछा। उस नाम को सुनकर स्नैक कियूलियू का चेहरा सख्त हो गया। हालांकि उसने आह भरी और मामले का खुलासा करने का फैसला किया। हाँ, ये बहुत संभव है कि लेई किंझू ने मेरे पिता को जहर दिया हो, और एल्डर लेई को इस मामले के बारे में पता था। मैंने पिता को सूचित कर दिया है और उन्होंने मुझे अभी शांत रहने के लिए कहा है। उसने अपने दांत पीस लिए और उसकी उंगलियां उसकी कमर पर तलवार को पकड़ रही थीं। बस मेरे पिता के ठीक होने का इंतजार कर रही हूँ, और उसके बाद एल्डर लेई को हमारे डोजो नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। हालांकि मैं अभी भी एक मामले के बारे में अनिश्चित हूँ। सान कियूलियू ने भौहें सिकुड़ी। लेई किंझू निर्णायक क्षण में क्यों गायब हो गया? मैं उसे जानता हूँ और वह बहुत तुच्छ व्यक्ति है। तो उसके साथ क्या हुआ होगा? हो सकता है आपके किसी उपकारकर्ता ने उसकी देखभाल की हो। जिया हाओ ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी, जिससे सान कियूलियू चौंक गया। तुम्हारा मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है, बस एक परिकल्पना। जिया हाओ का बेपरवाह जवाब सुनकर सान कियूलियू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये देखकर कि वह विस्तार से नहीं बताने वाला था, सान कियूलियू ने आगे कुछ नहीं पूछा। बहुत अच्छा, मैं उस रहस्यमयी उपकारकर्ता का ऋणी रहूंगा। मिस सान, क्या मैं कोई कमीशन दे सकता हूँ? जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। जरूर, यह क्या है? हमें जानकारी मिली है कि वोल्वेन फाउंटेन के भीतर एक चमकीला बर्फीला कमल है। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी है जिसके अद्भुत प्रभाव हैं। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे दोस्तों को वहां मार्गदर्शन करने के लिए किसी की व्यवस्था कर सकते हैं। बेशक, मैं ये करूंगा।
और मैं यह मुफ्त में करूँगा। मुफ्त में? यह अच्छा नहीं है, मिस सांग। ओह प्लीज़, यंग लॉर्ड जिया, मैं कम से कम आपके लिए तो ये कर ही सकता हूँ। सांग क्यूलियू हल्के से हंसा। क्या आप भी आ रहे हैं? मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। जिया हाओ ने सिर हिलाया। सांग क्यूली तुम जाने के लिए मुड़े। तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हम 2 दिन बाद चलेंगे। जिया हाओ ने सांग क्यूलियू की पीठ को देखते ही अपने होठों पर थप्पड़ मारा। वह वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट थी, उसकी मांसपेशियां कैलिंगजी से भी ज्यादा गड़ी हुई थी। आउच! मिनमिन! जिया हाओ दर्द से कराह उठा क्योंकि उसे अपनी कमर पर चुभन महसूस हुई। मिनमिन एक निष्क्रिय आक्रामक मुस्कान के साथ उसके बगल में खड़ा था। युवा भगवान, क्या आपको नहीं लगता कि एक विवाहित पुरुष को खुद को संयमित करना चाहिए? अपनी कमर को रगड़ते हुए जिया हाओ ने ठहाका लगाया। सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आदमी की पत्नी अनुमति देती है तो संयम की क्या जरूरत है? लेकिन क्या आप यंग मिस के प्रति वफादार नहीं हो सकते? मिनमिन ने चुप्पी ली। किसने कहा कि मैं नहीं हूँ? जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। अपने शब्दों पर ध्यान दो मिनमिन। अगर कई यिक्सु मेरी पत्नी नहीं होती तो मैं कई परिवार की मदद क्यों करता? मिनमिन चुप हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया है। मैं माफी मांगती हूँ, यंग लॉर्ड। मेरा मतलब यह नहीं था। लेकिन तुमने ऐसा कहा। जिया हाओ ने एक दुष्ट मुस्कान दी। इसलिए तुम्हें सजा चाहिए। सजा? मिनमिन ने जिया हाओ की मुस्कान देखकर एक कदम पीछे हट गई। हालांकि जिया हाओ के हाथ तेज थे और उसने मिनमिन के मस्त नितंब पर 2 करारे थप्पड़ मारे। तारानकन तारानकन। आह! मिनमिन का चेहरा लाल हो गया और वह खरगोश की तरह पीछे की ओर उछली। अपने दर्द भरे नितंबों को रगड़ते हुए वह जिया हाओ को आंसू भरी नजरों से घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। यो बेशर्म, बिगयल! जिया हाओ जोर से हंसा, लेकिन उसका खून जम गया जब उसने देखा कि कई यिक्सु दूर खड़ी थी और अपनी आंखों के सामने हो रही हर चीज को देख रही थी। बीवी, मैं समझा सकता हूँ। जिया हाओ ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कई यिक्सु ने निराश होकर सिर हिलाया और चली गई। तुम इसी लायक थी। मिनमिन जिया हाओ की दुर्दशा पर खुशी से झूम उठी। हालांकि जब जिया हाओ ने फिर से उसकी ओर देखा तो वह कई कदम पीछे चली गई। लगता है मुझे नौकरानी को कुछ सबक सिखाने की जरूरत है। वाह, दामाद मुझे धमका रहा है। डॉट 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 डॉट। उस रात बाद में बूढ़ा यान जिया हाओ के सामने आया और अपनी मुट्ठी बांध ली। युवा प्रभु, जैसा कि आपने पूछा, लोहे की सिल्लियों से भरे 10 बक्से तैयार हैं। लेकिन युवा प्रभु, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस सारे लोहे का क्या करने जा रहे हैं? जिया हाओ ने ये सुनकर हंस दिया। अच्छा, मुझे भी आश्चर्य है। मेरे दिमाग में एक योजना है, लेकिन मुझे देखना है कि यह काम कर रही है या नहीं। चूंकि आपने सामान पहुंचा दिया है, इसलिए अब आप जा सकते हैं। लेकिन पैट्रियार्क आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं, उनसे कहो कि मैं आज थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे कल बाहर जाना है। जिया हाओ ने बहाना बनाया। वह नहीं चाहता कि उस पर और काम का बोझ पड़े। जब ओल्ड यान चला गया तो जिया हाओ ने सभी टोकरे अपने चमत्कारी बर्तन में रख दिए और सोने चला गया। चलो देखते हैं कि यह काम कर रहा है या नहीं। जिया हाओ ने टोकरियों के साथ कई जड़ी बूटियां भी रखीं ताकि विघटन का नतीजा देख सकें। वह यूनलान महाद्वीप में 3 दिनों से ज्यादा समय तक यहाँ रहा, इसलिए आधे से ज्यादा दिन एजोर्सी वर्ल्ड में गुजरा। अपनी आंखें खोलते ही उसने पाया कि 300 कैश पॉइंट पूरी तरह से खर्च हो चुके थे। लोहे की सिल्लियों के 10 टोकरों के मूल ढेर में 60% की कमी आई, जिससे काले लोहे का एक चमकदार ढेर रह गया। मिलेनियम येन आयरन यूनलान महाद्वीप के ठंडे लोहे से निकाला गया। बहुत टिकाऊ और तीक्ष्ण। 100 साल पुराने जिनसेंग का सार एक बूंद रक्त की जीवन शक्ति को 2 गुना बढ़ा सकती है। 7 दिनों के नियमित उपयोग से शरीर में स्थायी रूप से शक्ति और सहन शक्ति बढ़ सकती है। पीले औषधीय फल का सार मीठा और अधिक उपचारात्मक गुण रखता है। जैकपॉट! जिया हाओ उत्साहित था जब उसने अपने चमत्कारों के बर्तन के अंदर की चीजों को देखा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अराजकता ऊर्जा ने सभी चीजों को परिवर्तित और परिष्कृत किया और उनके शुद्धतम रूपों को निकाला। लौह अयस्क की एक बड़ी मात्रा मिलेनियम येन आयरन में बदल गई, और इसे देखते हुए उसे संदेह हुआ कि क्या एजोर्सी वर्ल्ड में ऐसी धातु है। मुझे कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मिलेनियम येन आयरन यहाँ काम आ सकता है। चारों ओर देखते हुए एजोर्सी वर्ल्ड में पहले से ही शाम हो चुकी थी,
जम्हाई लेते हुए वह बिस्तर से उठा और बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि सू लान चिंतित भाव के साथ तितली की तरह फड़फड़ा रही थी। क्या हुआ बहन लान? सब ठीक है जी जिया हाओ। सू लान चौंक गई और जिया हाओ की ओर दौड़ी। हे भगवान, जिया हाओ तुम कहाँ चली गई? मैं अपने कमरे में था। जिया हाओ ने आंखें मूंद ली और रुक गया। तुम मेरे कमरे में गई थी? हाँ, मैं गया था। सू लान ने सिर हिलाया। और तुम वहाँ नहीं थी? तुम अपना फ़ोन भी अपने कमरे में छोड़ आई थी। मुझे लगा कि मैंने साफ साफ कहा था कि मेरे कमरे में मत आना। जिया हाओ ने हल्के से नाक भान सिकुड़ी। इसके अलावा 1 हफ्ते तक अंतरंगता न करने का नियम किसने बनाया है न? मैं। ये सुनकर सू लान निराश हो गई। देखो, मैं बस नाराज थी, ठीक है। जब तुम मेरी बहन के साथ सोई और मेरे साथ नहीं, तो मैं नाराज कैसे नहीं हो सकती? क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज थी क्योंकि मैं जिंग एर के साथ सोई थी, या इसलिए नाराज थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सोने के बाद पहले उसके साथ सोई थी? जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सू लान अवाक रह गई क्योंकि वह ठीक से जवाब नहीं सोच पा रही थी। मैं लगता हूँ दोनों। बहुत बुरा हुआ बहन लैन, जैसा कि आपने कहा, मैं 1 सप्ताह तक आपके साथ अंतरंग नहीं हो सकता। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ा। हाओ हाँ। जिया हाओ ने सू की कूक सुनी तो वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। लैन, चाहे वह कितना भी गुस्सा क्यों न हो, वह सू लैन को अनदेखा नहीं कर सकता। सू लैन जिया हाओ को गले लगाना चाहती थी। हालांकि जैसे ही उसने उसकी पीठ को छुआ, वे दोनों स्तब्ध हो गए क्योंकि सू जिंगर अपने कमरे से बाहर चली गई। वे तीनों स्तब्ध हो गए और एक दूसरे को अजीब नज़र से देखने लगे। बड़ी बहन, आप, मैं बस उससे बात कर रही थी। सू लैन ने पलक झपकाते हुए कुछ कदम पीछे हटे। ओह हाँ, जो भी हो, मैं कुछ नाश्ता लेने जा रही हूँ, जिया हाओ ने चलते हुए कहा। सू जिंगर और सू लैन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने आह भरी। इस बीच जिया हाओ ने टीवी के सामने बैठने से पहले कोला की एक बोतल और कुछ नाश्ता निकाला। आखिरकार उसे थोड़ा आराम किए हुए काफी समय हो गया था। हालांकि जब वह काम कर रहा था तो उसे अचानक लिन मेई का फोन आया। जिया हाओ ने फोन उठाते ही आह भरी। अरे जिया हाओ, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, तुमने मुझे क्यों फोन किया? क्या मैं तुम्हें यूं ही फोन नहीं कर सकती? लिन मेई ने चुप्पी ली, जिससे जिया हाओ अवाक रह गई। मेरा मतलब है, तुम मुझे यूं ही फोन नहीं कर सकती। क्या मतलबी कमीना? लिन मेई खुद को रोक नहीं पाए और खर्राटे लेने लगी। वैसे क्या तुम भूल गई? तुमने मुझसे कहा था कि हम साथ में पढ़ाई करने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जिया हाओ ने जवाब देते हुए जम्हाई ली। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आलस्य महसूस हो रहा है। तो कल जरूर बेब, जिया हाओ मुस्कुराया। हालांकि उसे अचानक कुछ याद आया। लिन मेई, क्या तुम मुझे अपने पिता का संपर्क नंबर दे सकती हो? क्यों, तुम उनसे मेरे बारे में शिकायत करना चाहती हो? लिन मेई ने पलटकर जवाब दिया। नहीं, ये कुछ और है। चलो, मैं अपनी सेक्सी नौकरानी गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे बता सकता हूँ? हंफ, घमंडी कमीना। लिन मेई ने कोई बुरा नहीं माना। थोड़ा रुको, मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। थोड़ी देर बाद जिया हाओ ने लिन मेई के पिता लिन चेंग को फोन किया। नमस्ते अंकल लिन, यह मैं हूँ, जिया हाओ। हाओ, बताओ तुमने मुझे कैसे फोन किया? लिन चेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। सब ठीक है? हाँ अंकल लिन, सब ठीक है। हालांकि मुझे किसी चीज में तुम्हारी मदद चाहिए, जिया हाओ ने जल्दी से कहा। अंकल लिन, क्या आपके पास कोई स्टील फैब्रिकेशन फैक्ट्री है? अच्छा, क्यों? बेशक, हमारे पास एक है। तुम लिन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन से बात कर रहे हो? हाँ। लिन चेंग हल्के से हंसा। तो तुम इसे किस लिए चाहते हो? क्या तुम कुछ बनाना चाहते हो? अंकल लिन, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ट्रेजर गोल्ड के बारे में याद होगा। हाँ। जिया हाओ मुस्कुराया। क्या तुम्हारे पास और भी है? लिन चेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी पीठ सीधी की। इस समय नहीं, हालांकि मेरे पास कुछ और है। जिया हाओ मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मुझे एक दुर्लभ प्रकार का लोहा मिला है, जो किसी भी मौजूदा स्टील से ज्यादा टिकाऊ होगा। तो अंकल लिन, क्या आपकी दिलचस्पी है? बेशक, मेरी दिलचस्पी है। लिन चेंग ने सिर हिलाया। क्या आपके पास अभी है? मैं अभी आपको कुछ देता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि अंकल लिन आज रात इसका परीक्षण कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मैं अभी किसी को इसे लाने के लिए भेजूंगा। लिन चेंग को खजाने वाले सोने के इर्द गिर्द की दीवानगी याद आ गई। जिया हाओ के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई खास लोहा जैसा कुछ होगा। हालांकि अगर यह सच है तो मैं कुछ गंभीर लाभ कमा सकता हूँ। लिन चेंग ने मन ही मन सोचा। उसने फोन उठाया और कई कॉल किए। जिया हाओ ने कॉल समाप्त करते हुए हंसी। जल्द ही सू परिवार की हवेली के बाहर एक बड़ी वैन खड़ी हो गई। जिया हाओ ने पहले से ही मिलेनियम येन आयरन से भरा एक छोटा सा टोकरा तैयार कर रखा था। ये लो, ये टोकरा ले लो, मुझे उम्मीद है कि यह उपयोगी होगा। जब उन्होंने इसे उठाने की कोशिश की तो कार्यकर्ता की अभिव्यक्ति बदल गई। जिया हाओ ने उनके संघर्ष को देखा क्योंकि उसे कुछ एहसास हुआ। भार में जाओ, यह इतना भारी है, वह इसे एक हाथ से कैसे उठा सकता है? वह इतना शांत भी दिख रहा था। ये सुनकर जिया हाओ अवाक रह गया। चिंता मत करो, मैं इसे उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मिलेनियम येन आयरन का घनत्व और गुणवत्ता बहुत अधिक थी, इसलिए इसका द्रव्यमान भी सामान्य लोहे से अधिक है। जैसे ही उसने इसे वैन में लोड किया, ये जल्द ही स्टील फैब्रिकेशन फैक्ट्री के लिए रवाना हो गया। हाँ, बॉस ने हमें रुकने के लिए क्यों कहा? मुझे लगा कि मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। लानत है, मुझे अतिरिक्त काम से नफरत है। खांसी, तुम लोग बकवास करना बंद करो, सुपरवाइजर ने हाथ हिलाते हुए खांसते हुए कहा। बॉस ने मुझे बताया कि यह गोपनीय काम है और इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। क्या सच में? अचानक, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत बुरा है। कुछ ही देर में वैन आ गई और उन्होंने टोकरा बाहर निकाल लिया। इसे अपने हाथों से मत उठाओ, एक फोकलिफ्ट लाओ। फैक्ट्री के कर्मचारियों को ड्राइवरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। क्या बकवास है, तुम इस छोटे से टोकरे को उठाने के लिए फोकलिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो? आजकल के युवा एक बक्सा भी नहीं उठा सकते। चलो, मैं इसे अंदर ले जाऊंगा। एक अधेड़ उम्र का कर्मचारी इसे उठाने के लिए आगे बढ़ते हुए खर्राटे लेता हुआ बोला। हालांकि जैसे ही उसने ऊपर की ओर खींचा, उसका चेहरा बदल गया। ओह, क्या तुम ठीक हो? तो मैं मदद करूं? कोई जरूरत नहीं, मैं इसे उठा सकता हूं। आदमी ने अपना सिर हिलाया और बक्सा उठा लिया। चलो, अरे, वह हमेशा की तरह शक्तिशाली है। हाँ, मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन ये बक्सा बहुत भारी है। अधेड़ उम्र का मजदूर बक्सा पकड़े हुए चलते हुए हाँफने लगा। आखिरकार, मजदूरों ने इस कारखाने में काम करने वाले लोगों को दूसरे लोगों से ज्यादा सहनशक्ति और ताकत मिलती है। वे भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उन्होंने काले लोहे के पिंडों को देखा, जिससे वे मोहित हो गए। ये तो कच्चे लोहे जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये इतने भारी क्यों हैं? भारी, इन्हें पकड़ना थोड़ा ठंडा भी है। हाँ, जैसे कि इन्हें ठंडे पानी से धोया गया हो। जैसे ही उन्होंने लोहे को भट्टी में डाला, वे थोड़े हैरान हुए। हाँ, भट्टी का तापमान कम है। नहीं, ये सामान्य तापमान पर है। यह इतनी धीमी गति से क्यों पिघल रहा है? तापमान बढ़ाओ। अरे, ये किस तरह का लोहा है? ये वास्तव में हमारी भट्टी के पूरे तापमान का उपयोग कर रहा है। हाँ, यह आखिरकार पिघल रहा है। जैसे ही उन्होंने पिघले हुए लोहे को देखा, वे फिर से हैरान हो गए। अशुद्धता की मात्रा बहुत कम थी, और उसके बाद उन्होंने लोहे के पिन को बिलेट में बदल दिया। पिघली हुई अवस्था में भी बिलेट की लोच बहुत कड़ी थी। मशीनों ने धीरे धीरे उन्हें घुमाया और सैंडविच किया। ऐसा करने से धातु के दाने अधिक सघन हो जाते और सामग्री अधिक टिकाऊ हो जाती। जब उन्होंने छड़ें निकाली और उन्हें ठंडा किया, तो सभी ने उत्सुकता से उसे देखा। वाह, ऐसे सुंदर पैटर्न! वास्तव में मैंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। अरे, मैंने इसका कुछ हिस्सा धातु के तार बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। चलो इसकी दृढ़ता का परीक्षण करते हैं। इसके स्थायित्व और दृढ़ता का परीक्षण करते समय श्रमिकों ने सिर हिलाया। यह असली नहीं है, है न? क्या ये वास्तव में लोहा है या कोई नई सामग्री खोजी गई है? मुझे नहीं पता। डेटा को देखते हुए पर्यवेक्षक सदमे से लगभग बेहोश हो गया। मिलेनियम येन आयरन ने समान द्रव्यमान पर साधारण लोहे की तुलना में 5 गुना से अधिक बेहतर प्रदर्शन किया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह आधे प्रयास में 2 गुने काम के समान है? नहीं, यह आधे प्रयास में 4 गुना काम है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह सैन्य ग्रेड सामग्री हो सकती है? जल्दी करो और बॉस को बुलाओ। इस बीच
सू परिवार के घर में पहले से ही डिनर का समय हो गया था। आंटी सू, कंपनी कैसी चल रही है? सब ठीक है, हाउ प्र, शुक्र है, आज सब कुछ हो गया। सू यून की मुस्कुराए, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकती। याद है कि पिछली बार हमने इंपीरियल ग्रीन जेड जीता था। हम इससे बने जेड आभूषणों की प्रदर्शनी दिखाने जा रहे हैं। हे, चिंता मत करो आंटी सू, यह आपके लिए अद्भुत होगा। लोगों को ये पसंद आएगा। जिया हाओ ने उसे प्रोत्साहित किया। क्या बात है जिंग प्र, तुम इतनी चुप क्यों हो? सू युनकी ने उसकी ओर देखा। कल रात जो हुआ उसके बारे में अभी भी परेशान हो? आह, सच में नहीं। सू जिंग रा ने अपना सिर हिलाया। बस कुछ सामान्य बातें, चिंता की कोई बात नहीं है माँ, हमें बाहर गए हुए काफी समय हो गया है न? सू लान ने अचानक पूछा। हम बाहर क्यों नहीं जाते? जैसे कुछ छुट्टी मनाने, यह एक अच्छा विचार है। सू युनकी की आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाया। तुम क्या सोचते हो हाओ प्र? मुझे किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है आंटी सू। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। क्या उष्णकटिबंधीय रिट्रीट के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम हमें बिकनी में देखना चाहती हो? सू जिंग रा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा। आह, जिंग रा मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। जिया हाओ मुस्कुराए। क्यों? मुझे लगता है कि तुम तीनों इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम? जिया हाओ का स्पष्ट उत्तर सुनकर वे तीनों अवाक रह गए। सू युनकी के गाल लाल हो गए। ओह माय, मुझे नहीं लगता कि मुझे इन्हें पहनना चाहिए। ये मेरी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है। ये किसने कहा आंटी सू? जिया हाओ ने जल्दी से जवाब दिया। क्या तुमने अपना फिगर देखा है? तुम 20 की उम्र वाली महिला की तरह दिखती हो। ओह तुम्हारी जुबान कितनी मीठी है। मेरा मतलब है, जिया हाओ झूठ नहीं बोल रही है। सू लान ने ठहाका लगाया। तुम वाकई जवान दिखती हो माँ। जिया हाओ, मुझे मत बताओ कि तुम्हारी माँ के बारे में बुरी नीयत है। सू जिंगर ने मुस्कुराते हुए कहा। खांसी। सू युनकी ने जब ये सुना तो उसका गला लगभग घुट गया। उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन जैसे ही उसने जिया हाओ की तरफ देखा, उसने उसे मजे से देखा। ये बदमाश क्या सोच रहा है? सू युनकी के पैर की उंगलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह रान के शब्दों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। शांत हो जाओ युनकी, ये सिर्फ एक मजाक है। सिर्फ एक मजाक? क्या जिया हाओ, तुम कुछ क्यों नहीं कहती? सू जिंग रा को लगा कि कुछ गड़बड़ है जब उसने जिया हाओ को देखा। मेरा मतलब है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं निश्चित रूप से आंटी सू से शादी करूंगी। जिया हाओ ने इसे नहीं छिपाया। उसकी क्षमता वाली महिला मिलना मुश्किल है न? हाओ र। सू युनकी ने अपनी दोनों बेटियों को देखते हुए गले में कुछ अटका लिया। सू लैन ने पहले सिर हिलाया। हालांकि जिया हाओ ने जो कहा वह गलत नहीं है। माँ ऐसी ही है। ठीक है, उसके पास बुद्धि के साथ सुंदरता है, विनम्रता के साथ धन है। तुम्हें और क्या चाहिए? सू जिंग रा ने सू लैन के तर्क को समझा। तुम दोनों चुप रहो और खाओ। सू युनकी ने आखिरकार कहा। हे भगवान, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। हे देखो, माँ शर्मा रही है। हाँ, सोचिए मैं माँ को लाल होते देखूंगा। ऐसा दुर्लभ दृश्य। जिया हाओ ने ये दृश्य देखकर हंस दिया। मुझे अपना कदम उठाने से पहले सभी की चौकसी खत्म करनी होगी। माँ और बेटियों दोनों को एक दूसरे को बहन के रूप में स्वीकार करना चाहिए, है न? रात के खाने के बाद जिया हाओ अपने कमरे में वापस बैठ गया। उसके सामने विज्ञान और इंजीनियरिंग की विभिन्न पुस्तकों का ढेर था। बिना किसी देरी के उसने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मैं यूनिलान में विभिन्न चीजें बना सकता हूँ, लेकिन सब कुछ चम्मच से खिलाने की तरह देने के बजाय मुझे उन्हें धीरे धीरे विकसित करने की जरूरत है। तो पहली चीज जो हमें बनाने की जरूरत है वह है ... सीमेंट। लेकिन इस दुनिया के सीमेंट को यूनिलान महाद्वीप में ले जाना बेकार है। मैं जो कर सकता हूँ वह है सीमेंट लेना, उसे मंत्रमुग्ध करना और फिर चमत्कार बिंदुओं के साथ मंत्रमुग्ध सीमेंट का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। इस योजना के बारे में सोचते हुए जिया हाओ ने उन चीजों की सूची बनाना शुरू कर दिया जिन्हें उसे महान यान साम्राज्य में विकसित करने की जरूरत थी। अब जो कुछ बचा है वह है ली किंग को फूल लेने देना और जितनी जल्दी हो सके राजधानी शहर में वापस लौटना। अगली सुबह जिया हाओ उठकर अपने कमरे से बाहर निकला और पूरी तरह से तरोताजा हो गया। उसने देखा कि सू जिंग र अपनी सुबह की कसरत के लिए तैयार हो रही है। गुड मॉर्निंग जिंग र। गुड मॉर्निंग जिया हाओ।
सू जिंग रा ने सिर हिलाया। तुम डोजो में नहीं आ रहे हो? क्या मुझे आना चाहिए? जिया हाओ ने एक पल के लिए सोचा। सू जिंग रा ने अपने होंठ काटे। मेरा मतलब है, सुबह की कसरत को नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं है न? ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। जिया हाओ ने हल्के से हंसते हुए सिर हिलाया। उसी समय सू लान भी अपने कमरे से बाहर चली गई। वह नीचे जाकर जिया हाओ का अभिवादन करना चाहती थी। हालांकि उस समय जिया हाओ सू जिंग र के साथ चली गई। हाओ र सू लान ने अपने होंठ काटे क्योंकि वह निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। सू जिंग र उसके आसपास इतनी सहज कैसे हो सकती है? क्या उसने नहीं कहा था कि उसे थोड़ा समय चाहिए? वह पहले से ही जिया हाओ के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। सू लान को हार का एक अजीब सा एहसास हुआ और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। नहीं, मुझे कुछ करना है। डॉट 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 जब वे सदर एज डोजो में पहुंचे तो जिया हाओ जिम में खेलने चली गई। सदर एज डोजो की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण मार्शल आर्ट सीखने और व्यायाम करने के लिए बहुत से नए सदस्य वहां शामिल हुए। जिया हाओ पहले से ही जिम में एक सेलिब्रिटी थे, इसलिए जब सभी ने उन्हें देखा तो वे उनका अभिवादन करने से खुद को रोक नहीं पाए। छोटे भाई जिया, तुम आ जाए। हाँ, सुप्रभात छोटे भाई, एक मिनट रुको। जिया हाओ ने पलटकर देखा कि यह काओजी था। यो भाई काओ, आप कैसे हैं? पहले से बेहतर, काओजी हंसा। और यह सब आपके कारण है, छोटे भाई जिया। हाँ, आपने क्या किया? जिया हाओ उत्सुक था क्योंकि उसने काओजी के हालिया भविष्य बिंदु को देखा। क्या उसने वास्तव में इसे खुद ही बदल दिया? उसे उसकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड और उस जिम ट्रेनर ने नहीं लूटा। जिया हाओ आश्चर्यचकित था। काओजी ने उदास होकर ठहाका लगाया और बैठ गया और अपना प्रोटीन शेक पी लिया। अच्छा, जो हुआ वो ये कि फिर उसने बताया कि उसने अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड और जिम ट्रेनर को कैसे फंसाया। हालांकि उन दोनों को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन उनकी चैट और वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गए। काओजे और उसके दोस्तों ने आग को हवा दी, जिससे सभी को उसकी गर्लफ्रेंड का असली चेहरा दिखा। उसके माता पिता उसे वापस गांव ले गए और जिम ट्रेनर यांग को जिम से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा कुछ अन्य लोग जिन्हें जिम ट्रेनर पर धोखा देने का संदेह था, वे भी झगड़े में शामिल हो गए। वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसे पीटा। काओजे और उसके दोस्तों की पिटाई के कारण जिम ट्रेनर पहले से ही लंगड़ा रहा था, और अब हाल ही में हुए हमलों के एक और दौर के साथ वह पूरी तरह से अस्पताल में भर्ती हो गया। हाँ, मैं वास्तव में इन सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, भाई जिया। काओजे ने आह भरी। आपकी बदौलत मैंने एक बड़ी गोली को चकमा दिया। अच्छा, भाई यही करते हैं। हाँ, जिया हाओ ने ठहाका लगाया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसे पुण्य की वह डोर कहाँ से मिली। उसने काओजे को अन्याय से बचने में मदद की और उसकी जान और प्रतिष्ठा बचाई, और जिम ट्रेनर और उसकी गर्लफ्रेंड जैसे बुरे लोगों को सजा मिली। वैसे भी मैं बस आपको बताना चाहता था कि मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, काओजे ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक वकील हूँ और मेरे पिता एक व्यवसायी हैं, इसलिए भाई जिया, अगर आपको कभी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भाई काओ। जिया हाओ हल्के से हंसे। लेकिन आपके पीछे वह बैग क्या है? ओह, मैं सभी को एनर्जी ड्रिंक का एक कैन दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि सभी को मजबूत होना चाहिए। काओजे ने आंख मारी। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए आह भरी। बेशक, लेकिन मैं 2 लूंगा। हो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ। काओजे की मुस्कान को देखते हुए जिया हाओ ने अंदर ही अंदर आह भरी। हालांकि वह मुस्कुरा रहा है, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ है। हालांकि यह उसके अपने भले के लिए है। कल्पना कीजिए कि अगर वह उस कुतिया के साथ गंभीर हो जाता और धोखा खा जाता तो क्या होता। टखने में मोच आना पैर खोने से कहीं बेहतर है। जब तक काओजी इसे एक सबक के रूप में लेगा, वह अपने जीवन में और आगे बढ़ सकेगा। जिया हाओ ने एक छोटा ब्रेक लेने से पहले जल्दी से 3 बड़े व्यायाम 100 बार किए। काओजी उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। छोटे भाई, तुम एक असली प्रो हो। तुम बिना पसीना बहाए इतना व्यायाम कैसे कर सकते हो? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास वह जन्मजात ताकत है, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह ठीक है या नहीं। क्या बात है, भाई काओ? जिया हाओ उत्सुक था। भाई जिया, क्या तुम सच में भविष्यवाणी जानते हो? काओजी ने धीमी आवाज में पूछा। मेरा मतलब है,
तुम बिना किसी सबूत के मेरी धोखेबाज गर्लफ्रेंड के बारे में बता सकते हो? तो मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम आप भविष्य देख सकते हैं? ठीक है, आप क्या सोचते हैं? जिया हाओ ने उसे कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि केवल एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। वास्तव में मेरे पास हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है? मेरा मतलब है, मैं मदद कर सकता हूँ, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। लेकिन भविष्य के बारे में जानना, मैं यह मुफ्त में नहीं करता। बेशक, मैं तुमसे यह मुफ्त में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। काओजे ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उचित राशि दे सकता हूँ। तो मुझे देखने दो। जिया हाओ ने काओजे को देखते ही अपने ऋषि की दिव्य आंखों को सक्रिय कर दिया। उसकी सारी जानकारी उसके सामने आ गई। अपने हालिया भविष्य बिंदु को देखते हुए जिया हाओ ने कुछ नया देखा। हालिया भविष्य बिंदु, 2 दिन बाद काओजे सुई कॉर्पोरेशन का मामला संभालेगा। हालांकि एक पुलिस अधिकारी द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के कारण वह मामला हार जाएगा। भाई काओ, तुमने सुई कॉर्पोरेशन का मामला लिया? जिया हाओ ने उसकी ओर देखा और पूछा। हाँ, काओजे ने जल्दी से कहा। ऐसा लगता है कि तुम इसे जानते हो, है ना? किस तरह का तुमने कौन सा केस लिया? मुझे उम्मीद है कि यह कुछ भी अवैध नहीं है, जिया हाओ ने ऊंची आवाज में पूछा। आखिरकार बड़ी कंपनियां और निगम हमेशा कुछ गंदा काम करते हैं। जिया हाओ सिर्फ काओजी की मदद करके अपने सारे गुण नहीं खोना चाहता था। नहीं, सच में, काओजी ने हंसते हुए कहा। मेरा मतलब है, मैंने पहले भी कुछ आपराधिक मामले लिए हैं, लेकिन यह उनमें से नहीं है। इसलिए भाई जिया निश्चिंत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अदालत की सुनवाई 2 दिन बाद है। जिया है ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। आपके पास केस जीतने के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण सबूत हैं। हालांकि इसकी एक कॉपी बनाना सबसे अच्छा होगा, नहीं तो कोई इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकता है, और इस वजह से आप केस हार सकते हैं। ये सुनते ही काओजी की आंखें सिकुड़ गईं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। भाई जिया, आप वास्तव में मेरे उपकारकर्ता हैं। मैं आपकी मदद को कभी नहीं भूलूंगा। ये केस मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। भाई काओ, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। हालांकि आप मेरी मदद कर सकते हैं। हाल ही में मैं एक नया निवास स्थान खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। रहने के लिए एक नया स्थान? काओजे ने एक पल के लिए सोचा। चिंता मत करो, ये व्यवस्था की जाएगी। मेरे दोस्त रियल एस्टेट व्यवसाय में हैं, वह आपके लिए एक खोज सकता है। एक विला के बारे में क्या ख्याल है, या छोटे भाई को एक अपार्टमेंट चाहिए? आपको बस मेरे लिए एक विला की तलाश करनी होगी। मैं इसका भुगतान करूंगा। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा ही है। काओजे ने ठहाका लगाया। उसके साथ बात करने के बाद काओजे आखिरकार चला गया। काओजे का भाग्य बाओजी लॉ फर्म के साथ जुड़ गया। अगर वह ये केस जीत जाता है तो वह सबसे बड़ी राष्ट्रीय लॉ फर्म में से एक में शामिल हो सकेगा, जिया हाओ ने अनुमान लगाया। थोड़ी देर बात करने के बाद जिया हाओ सू जिंगर से मिली और हवेली में वापस आ गई। हाओ, क्या तुम तैयार हो? सू लान ने जिया हाओ को पुकारा। अंकल, वह बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुम जिंगर के साथ जाओ, बहन लान। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। मैं अपनी कार लेने जा रही हूँ। क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो? सू जिंगर ने जिया हाओ को घूर कर देखा। मेरा मतलब है, मुझे अपनी कार को थोड़ा दिखाना है ना? जिया हाओ ने शरारती मुस्कान के साथ बाहर निकलते हुए कहा। मेरी लग्जरी कार का क्या उपयोग है अगर ये लोगों की आंखों में नहीं बसती? सू जिंगर और सू लान दोनों अवाक रह गए। हालांकि सू युनकी ने इसे मंजूरी दे दी। ठीक है, ये हाओ रकाऊ कार है, और मुझे विश्वास है कि वह इसे बनाए रख सकता है, इसलिए वह अपनी कार से स्कूल जा सकता है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद आंटी सू। ये कैसा रहेगा? मैं आपको लंबी ड्राइव पर ले जाऊंगा। ओहो, जैसा आप चाहें हाओ। जिया हाओ को जाते हुए देखकर सू युनकी मुस्कुराई। व्रूओम, जिया हाओ की कार का इंजन स्कूल जाते समय गर्जना कर रहा था। ये काली सुंदरता बिल्कुल आश्चर्यजनक थी, जिससे सभी राहगीर इसे देखते रह गए। जिया हाओ के पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है, और अगर उसके पास लाइसेंस नहीं भी है तो भी उसे परवाह नहीं होगी कि पुलिस उसे रोक ले। आखिरकार मैं बस चू युनली से मदद मांग सकता हूँ।
उसके पिता आपराधिक जांच विभाग के प्रमुख हैं। जिया हाओ ने संगीत चालू करते हुए ठहाका लगाया। अच्छा, लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन भूख और बेघर होने के कारण रोने की बजाय बैंक नोटों से अपने आंसू पोंछते हुए एक आलीशान कार में रोना कहीं बेहतर है। जैसे ही जिया हाओ की कार स्कूल के मैदान में दाखिल हुई, लगभग सभी छात्रों की आंखें उस पर टिक गईं। वे प्रशंसा और ईर्ष्या से उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे ही वह बाहर निकला, जिया हाओ के इंपीरियल का पंख जैसा दरवाजा खुल गया। अपने बालों को ठीक करते हुए उसने दरवाजा बंद किया और इत्मीनान से चल दिया। अरे, क्या ये चौथे सेक्शन का जिया हाओ नहीं है? वाह, वह बहुत अच्छा लग रहा है। न केवल उसकी कार सेक्सी है, बल्कि उसकी खूबसूरती उसकी कार की आलीशानता से पूरी तरह मेल खा रही है। हे, क्या मुझे जाकर उसका नंबर मांगना चाहिए? तुम लिन मेई से लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता, वह जिया हाओ के साथ संबंध बना रही है? अरे, ये सोचना कि जिया हाओ उस कुतिया को वश में कर लेगी। जब वह गलियारे में चल रहा था, तो उसे लगा कि कोई उसकी पीठ थपथपा रहा है। हे भगवान, क्या तुम थोड़ा कम दिखावा नहीं कर सकते? लिन मेई जिया हाओ के बगल में दिखाई दी। वह लड़की जो पिंक पर्ल पोश चलाती है, ऐसा कहती है। जिया हाओ उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन यह अभी भी फीका है। लिन मेई ने आंखें घुमाते हुए आह भरी। और तुम, क्या तुम थोड़े बदमाश नहीं हो? क्या हुआ? अच्छा, तुमने नई कार खरीदी है, लेकिन मुझसे लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं पूछा। लिन मेई ने झल्लाते हुए कहा, तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हो? जिया हाओ ने ठहाका लगाया। ओह, कोई रोमांटिक हो रहा है ना? रोमांटिक या कुछ भी नहीं, लिन मेई ने समझाते हुए थोड़ा शर्माया। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी कार कितनी तेज है। तुम्हें पता है, हाईवे पर सबसे तेज। ठीक है, मैं तुम्हें किसी दिन आमंत्रित करूंगी। जिया हाओ हल्के से हंसी। लेकिन अभी नहीं। मतलब, जब वे कक्षा में बैठे तो होमरूम शिक्षक अंदर चले आए। सभी छात्र खड़े हो गए और उनका स्वागत किया। अच्छा छात्रों, आज एक नया स्थानांतरित छात्र हमारे साथ जुड़ने वाला है, तो कृपया उसका स्वागत करें। क्या हमारी कक्षा में एक नई लड़की? हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे जल्दी से अपने बाल ठीक करने दो। भाई, तुम अपने बाल ठीक कर सकते हो, लेकिन तुम अपने चेहरे के बारे में क्या करोगे? एह, कमीने, अपने सुअर जैसे चेहरे के साथ ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्या कहा? अचानक दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। छोटी पोनीटेल बालों और अपने प्यारे चेहरे पर चश्मा लगाए लड़की ने छात्रों को देखा और झुक गई। वह बहुत प्यारी लग रही थी, उसके चेहरे से स्मार्टनेस की बू आ रही थी। उसका शरीर गोरा और कोमल था, हालांकि उसके स्तन उसके शरीर के लिए थोड़े ज्यादा लग रहे थे। सभी को नमस्ते, मेरा नाम चू यूनली है। मेरे पिताजी का हाल ही में ईस्टर्न सी सिटी में तबादला हुआ है, इसलिए मुझे पिछले स्कूल में अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ आना पड़ा। कृपया मेरा ख्याल रखना। लानत है, वह बहुत खूबसूरत है। मैं सबसे पहले उसका नंबर लूंगा। नहीं, यह मैं ही लूंगा। होमरूम शिक्षक ने उसकी ओर इशारा करते हुए सिर हिलाया। छात्र चू यूनली, कृपया जाकर खाली सीट चुन लो। बहन चू, तुम यहाँ बैठ सकती हो। बहन चू, तुम मेरे बगल में बैठ सकती हो। नहीं, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए, तुम ब्लैकबोर्ड को साफ देख सकते हो। हालांकि चू यूनली जिया हाओ की ओर चला गया क्योंकि उसने उसके पास एक खाली सीट चुनी थी। जब चू यूनली उसके बगल में बैठी तो चेंग गुओ ने अपना फोन लगभग गिरा दिया। हालांकि जब उसने देखा कि वह जिया हाओ को देख रही थी तो उसने आह भरी। जिया हाओ भी हैरान था जब उसने चू यूनली को यहाँ देखा। यूनली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिया हाओ हैरान था। हालांकि मुझे पता है कि तुम यहाँ आने वाले हो, लेकिन ... ये क्लास क्यों? क्योंकि तुम यहाँ हो, भाई जिया। चू यूनली ने चमकते हुए मुस्कुराया। इसके अलावा मैं उन सभी प्रतिभाशाली कक्षाओं के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता जहाँ जिंग एक पढ़ रहा है। ये वैसे भी भरा हुआ था। सभी कृपया पढ़ाई पर ध्यान दें, होमरूम शिक्षक ने खांसते हुए कहा और वह मुड़ा। मुझे नहीं लगता कि छात्र चू के पास कोई अध्ययन सामग्री है, तो आप किसी दूसरे छात्र से मदद ले सकते हैं। चू यूनली ने जिया हाओ को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। भाई हाओ, क्या हम कृपया किताब साझा कर सकते हैं? ओह जरूर। जिया हाओ ने अपना लार निगल लिया और सिर हिलाया। वह चू यूनली की उन चमकदार और प्यारी आंखों की जोड़ी से एक अजीब सनसनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका।
हालांकि इससे पहले कि वह अपनी किताब साझा कर पाता, एक आवाज ने उसे रोक दिया। जिया हाओ, मैं भी अपनी किताब भूल गया। क्या तुम अपनी किताब मेरे साथ साझा कर सकती हो? चू युनली का चेहरा झपक गया और उसने अपना सिर झुकाया। उसकी नज़र जिया हाओ के बगल में बैठी एक और खूबसूरत लड़की से मिली, जो उसे उतनी ही तीव्रता से देख रही थी। लिन मेई, तुम? जिया हाओ अवाक रह गई। क्या मैं अपनी किताब भूल नहीं सकता? लिन मेई ने उसकी ओर देखा। या शायद तुम अब मुझे पसंद नहीं करते? बहन, मुझे लगता है कि मैंने पहले भाई जिया से पूछा था। चू युनली ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन, मुझे लगता है जिया हाओ मेरा दोस्त है, तो तुम किसी और से क्यों नहीं पूछती? लिन मेई ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहन, क्या तुम बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं करती हो? बहन, क्या तुम बहुत ज्यादा चालाकी नहीं करती हो? चेंग गुओ ने चुपचाप स्नैक्स का एक पैकेट निकाला क्योंकि उसने हवा में बिजली की चिंगारी उड़ती देखी। कक्षा में मौजूद दूसरे लड़के भी ईर्ष्या में अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाए। लानत है, एक और जिया हाओ के प्यार में पड़ गया। बेवकूफ़ी है, भगवान अन्यायी है।